गिलो सेलरेगन नाम का यह बंदा जिंदगी भर बस एक ही चीज चाहता था, मार्शल आर्ट्स की अल्टीमेट छोटी फतेह करना। पर वक्त बढ़ता गया और उसे समझ आया कि चाहे पूरी उम्र ट्रेनिंग में झोंक दे, किस्मत ने उसे उस लेवल तक पहुंचने का टिकट दिया ही नहीं। फिर भी वह हार मानने वालों में से नहीं था, तो उसने एक पुरानी दंतकथा का पीछा पकड़ा। एक दिव्य ड्रैगन जो एक गोल्डन फल की सुरक्षा करता था, जिसे खाने वाले को अमृता मिलती है। और उसी फल के लिए उसने उस ड्रैगन से जानदार लड़ाई लड़ी और आखिरकार उस पवित्र जगह तक पहुंच गया जहां वो चमकता हुआ फल सच में मौजूद था, अपनी सुनहरी रोशनी में एकदम दिव्य वाइब्स छोड़ता हुआ। थका हारा वो ड्रैगन की लाश पर बैठ गया और सांस संभालकर उठकर पेड़ के पास गया। यकीन और जोश से भरा उसे लगा, बस यही वो चाबी है जिससे वो अपने सपने की चोटी को ठोक देगा। उसने बिना किसी झिझक के वो फल तोड़कर खा लिया और निगलते ही उसके अंदर अजीब पावरफुल ऊर्जा दौड़ने लगी, जैसे उसका पूरा अस्तित्व फिर से गढ़ा जा रहा हो। तब पता चला कि यह शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे तगड़ा इंसान गिलुस एलरेगन था। पर दशकों बाद यही गिलुस बूढ़ा होकर अपने बिस्तर पर पड़ा था। आसपास बच्चे पोते खड़े थे। सबको लग रहा था अब उनका समय पूरा हो रहा है। उसका बड़ा बेटा गिलियम उसका हाथ पकड़े भावुक था, पर गिलुस ने उन्हें समझाया कि उदास मत हो, जिंदगी का चक्र बस पूरा हो रहा है। गिलियम बोला, मां के जाने के बाद घर पहले ही उदास रहता है, और अब पिता भी चले जाएंगे तो और अकेलापन छा जाएगा। पर गिलुस ने उसे कमजोरी में डूबने से मना किया। फिर कमरे में शांति छा गई तो गिलुस को गोल्डन फल याद आया। शायद लोग ऐसी दास्तानों पर यकीन ही नहीं करते, फिर भी उसे खुशी थी कि उसने लंबी भरपूर जिंदगी जी और अपना परिवार देखा। पर अंदर से वह जानता था कि यह सब आधा सच है, क्योंकि उसका सपना अब भी दिल में धड़क रहा था। काश उसे थोड़ा और वक्त मिल जाता तो वह मार्शल आर्ट्स के पीक तक जाने की अपनी ख्वाहिश पर फिर से जोर लगाता। आखिरी सांस तक उसने उसी चाहत को पकड़े रखा। और तभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में उसने दोबारा आंखें खोलीं और चौंक गया। कमरा बदला हुआ, शरीर हल्का, माहौल अजीब। हाथ देखे तो दंग रह गया। यह तो बच्चे वाले हाथ थे। उसे शक हुआ कि किसी ने यह सब कैसे किया, जब वह 10 सितारा लेवल का योद्धा है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। फिर उसके दिमाग में दिव्य ड्रैगन और गोल्डन फल की याद चमकी और सच सामने आया। फल अमृता नहीं, बल्कि पुनर्जन्म देता है। और यह समझते ही उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी लौट आई कि भाई, हमारे पास अभी भी मौका है। अब हार मानने का सीन नहीं है। गिलूस को दूसरी जिंदगी का यह गोल्डन चांस मिला था, एक ऐसा मौका जिसे पाकर वो उस मार्शल आर्ट्स की टॉप चोटी तक जा सकता था, जहां पिछली जिंदगी में पहुंच नहीं पाया था। जल्द ही उसे महसूस हुआ कि वह कमरे में अकेला नहीं है। इधर उधर नजर घुमाई तो समझ आया कि वह फिर से उसी ड्रैगन परिवार के मैनर के एनेक्स में पैदा हुआ है, और कमरे में कई और नन्हे बच्चे पड़े हैं। तभी कुछ दासियाओं अंदर आई और उनके हाथ में बच्चों वाली बोतलें थीं, पर उनमें दूध नहीं, बल्कि लाल रंग का गाढ़ा द्रव भरा था। गिलूस देखता रहा कि दासियां बोतलों में उस लाल तरल को भर रही हैं। उसे लगा वो बच्चों को पिलाएंगी, लेकिन अचानक उन्होंने एक गोबलिन उठाया और उसकी जबरदस्ती वो लाल द्रव पिलाया। कुछ ही पल बाद गोबलिन का शरीर जोर से कांपने लगा। लाल रोशनी फटकर बाहर निकली और वह धमाकेदार तरीके से फट गया। पूरा कमरा खून की बारिश से भीग गया। गिलूस का दिमाग सुन पड़ गया। यह आखिर क्या हो रहा है? तभी एक दासी बिल्कुल शांत स्वर में बोली कि अगर थोड़ा पानी मिलाकर मात्रा सेट कर दें तो मिश्रण सुरक्षित हो जाता है। फिर सब बच्चों को वह लाल द्रव पिलाना शुरू किया गया, और तभी एक दासी ने खुद गिलुस को उठा लिया। उसने बोतल को देखा और तुरंत समझ गया कि यह दूध नहीं है। इसके अंदर की ऊर्जा बेहद खतरनाक है। उसे साफ महसूस हुआ कि यह ड्रैगन का खून है, और एक नवजात के नाजुक जिस्म के लिए यह जानलेवा है। पर कुछ करने से पहले ही दासी ने बोतल उसके मुंह में ठूंस दी, और स्वाभाविक तौर पर एक नवजात की तरह उसने पीना शुरू कर दिया। उसी पल पावर उसकी नसों में बिजली की तरह दौड़ने लगी। मिनी शरीर दर्द से कांप उठा। पर गिलुस पहचान गया, यह प्राचीन ड्रैगनों का खून है। उसने सोचा यह खतरनाक है, पर शायद यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अगर इसे सह लिया
तो मैं खुद की पुरानी लिमिट से भी ऊपर निकल सकता हूं। शायद मार्शल आर्ट्स की असली चोटी पर पहुंच ही जाऊंगा। फिर उसने पूरा जुनून लगाकर पीना जारी रखा। उसकी नसें फूल उठीं, शरीर तड़पता रहा, पर उसकी इच्छा शक्ति स्टील जैसी मजबूत रही। मुझे हल्के में मत लेना, मैं गिलुस एलरेगन हूं। यह मंत्र वह मन ही मन दोहराता रहा, और हैरत की बात यह कि वह दर्द को कुचलकर आगे बढ़ गया। दासी उसकी तरफ देखती रह गई। यह तो मौत का फैसला था, पर वह बच्चा इससे बच भी रहा था और पी भी रहा था। उसके नन्हे शरीर के भीतर दो विशाल ड्रैगन ऊर्जाएं टकरा रही थीं, वर्चस्व के लिए लड़ती हुई। और जब एक ने दूसरे को पछाड़ दिया, तो गिलुस हैरान रह गया कि उसने इतनी आसानी से इस पावर को सोख लिया। अंत में जब दोनों ड्रैगन ऊर्जाएं एक हो गईं, तो उसे लगा, यह तो परफेक्ट चांस है। उसने आखिरी बूंद तक पी लिया और यकीन नहीं हुआ कि वह इतने दर्द के बावजूद जिंदा है। शरीर फटा नहीं, बल्कि सियाइए, बल्कि और मजबूत हो गया। उसने देखा कुछ और बच्चे भी बच गए हैं, तो वह अंदर ही अंदर मुस्कुराया। कभी भी नवजात के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को हल्के में मत लेना। पर आखिरकार बच्चा तो बच्चा, थकान ने उसे घेर लिया, और जीत के बावजूद गिलुस एलरेगन, जो अब सबसे ताकतवर इंसान का पुनर्जन्म था, धीरे धीरे नींद में डूब गया। फिर 7 साल बाद वो अब जानलेवा ट्रेनिंग कर रहा था। एक हाथ से पुश अप्स करते हुए उसके पैरों पर एक विशाल चट्टान टिकी थी। जब वो 1000वां पुशअप पूरा कर चुका, तो उसने चट्टान को ऊपर उछाला और उसके भारी वजन को अपनी पीठ पर गिरने दिया। गिलुस हैरान था कि अब उसके शरीर में कितनी खतरनाक ताकत जमा हो चुकी है। पहले ड्रैगन कबीले का मुखिया गिलुस ड्रैगन अब अपनी नई पहचान झीक ड्रैगन के नाम से जिंदगी जी रहा था, और उसके अंदर बस एक ही भावना गूंज रही थी। झीक सोच रहा था कि इतनी कम उम्र में उसके अंदर यह खतरनाक फिजिकल पावर आखिर आई कैसे। फिर उसे समझ आया कि यह सब उसकी नसों में बह रहे प्राचीन ड्रैगन के खून का कमाल है। इस दुनिया में हर जीव के अंदर एक सोर्स ऑफ पावर होता है, लेकिन बचपन में उन्हें जो प्राचीन ड्रैगन का खून पिलाया गया था, उसमें इस पावर की मात्रा किसी भी नॉर्मल इंसान से लाख गुना ज्यादा थी। और जो नवजात इसे पीकर बच जाते थे, उनके शरीर आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाते थे। दिव्य ड्रैगन का सोर्स ऑफ पावर उसके अंदर था। इसीलिए झीक जानता था कि वह पिछली जिंदगी की उसी उम्र से कहीं आगे निकल चुका है, और क्योंकि वही अकेला बच्चा था जिसने पूरी बोतल का ड्रैगन खून पी लिया था। उसके शरीर में जो बदलाव आए, वह खुद उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा थे। फिर भी उसकी सबसे बड़ी झुंझुलाहट यह थी कि इतनी तरक्की के बावजूद वो अब भी सिर्फ एक सितारा था। उसने इतनी जानदार ट्रेनिंग की थी कि कम से कम 4 सितारे तो आ ही जाने चाहिए थे। इस दुनिया में सितारे किसी की आंतरिक पावर का पैमाना थे। कहा जाता था कि इंसान का शरीर एक छोटे से ब्रह्मांड जैसा है, और इस अंदरूनी ब्रह्मांड में जितने ज्यादा सितारे होते हैं, इंसान उतना ही ताकतवर बनता है। लेकिन हर नए सितारे तक पहुंचने की मुश्किल भी पिछले से कई गुना बढ़ जाती थी। अपनी पिछली जिंदगी में गिलुस एलरेगन के रूप में झीक ने 10 सितारों की उस लेवल तक पहुंच हासिल की थी जहां पूरी दुनिया में कोई और नहीं पहुंच पाया था। वक्त सच में उड़ जाता है, झीक बुदबुदाया। अब वह 7 साल का हो चुका था। उसे पता चला कि वह अभी के ड्रैगन परिवार के मुखिया का नाजायज बेटा है। उसकी मां उसकी शैशव अवस्था में ही गुजर गई थी, और आज तक उसने अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा। यह बात उसे बेहद गैर जिम्मेदाराना लगती थी। उसे यह जानकर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि उसके पुनर्जन्म को 1000 वर्ष बीत चुके हैं। पुनर्जन्म वैसे ही एक दिमाग उड़ाने वाली बात थी, लेकिन 1000 साल बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब यह असली जो बचेगा, वही असली खिलाड़ी वाली दुनिया बन चुकी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत था नवजात बच्चों को ड्रैगन का खून पिलाना, और फिर ड्रैगन ट्रायल नाम की रस्म। जो बच्चा ड्रैगन खून और ड्रैगन ट्रायल दोनों में बच जाता था, उसे ही ड्रैगन योद्धा बनने की शिक्षा मिलती थी। झीक को भी इनमें होना चाहिए था, लेकिन जब भी वह अपने देखभाल करने वाले सेवक से पूछता कि कोई प्रशिक्षक कभी उसके पास क्यों नहीं आता, सेवक बस इतना कहता कि उसे ऐसे सवालों का जवाब देने की अनुमति नहीं है।
7 साल की उम्र तक भी झीक को एक भी पाठ नहीं दिया गया। क्या यह अजीब नहीं है? वो खुद से बुदबुदाया। हर बच्चा जो ड्रैगन ट्रायल पास करता है, उसे ट्रेनिंग मिलती है, सिवाय उसके। वो रोज अकेला रहता था, बस एक सेवक उसके साथ। जब उसने सेवक से सवाल किया, तो सेवक ने पलट कर पूछा कि इस व्यवस्था में समस्या क्या है। झीक ने थककर कहा कि अभी उसके लिए शरीर को कंडीशन करना लड़ाई सीखने से ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी अगर चाहे तो वह खुद से सीख सकता है। आखिर वह अपनी पिछली जिंदगी में 10 सितारा योद्धा था। झीक ने फिर उससे बाकी बचे बच्चों के बारे में या मुख्य परिवार से जुड़ी किसी जानकारी के बारे में पूछा, लेकिन सेवक ने दोबारा वही जवाब दिया। उसे यह सब बताने की अनुमति नहीं। झीक का चेहरा चिढ़ से भर गया। क्या तुम हमेशा ऐसे ही मेरे सवालों को टालते रहोगे? उसने तीखे स्वर में कहा। सेवक ने फिर दोहराया कि वह ऐसे मामलों पर बोल नहीं सकता। क्या यह क्रूर नहीं है? झीक ने कड़वाहट से कहा, मेरा ऐसा बर्ताव करना। पर सेवक ने विनम्रता से कहा कि वह बस आदेशों का पालन कर रहा है और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ झीक की रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखना है, बस उतना ही। सेवक खुद 3 सितारा स्तर का साधक था। वह आसानी से झीक को बेसिक फाइटिंग तकनीकें सिखा सकता था। पर झीक को ऐसी छोटी मोटी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 7 साल तक उसी दासी के साथ रहते रहते वह उसके हर बेजान जवाब का आदी हो चुका था। आखिरकार झीक ने तय किया कि अब उसके पास रहने का कोई मतलब नहीं, और वह सीधे जंगल की तरफ निकल पड़ा। दासी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे जाते देखती रही। तो यह सच में मुझे जाने दे रही है, झीक ने हल्की चिढ़ के साथ सोचा। जंगल के भीतर उसने जंगली जहरीली जड़ी बूटियां उखाड़कर बिना झिझक खा ली। पहले की तरह स्वाद बेहाल था, लेकिन यह उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत रहने के लिए दोहराया, धैर्य रख, धैर्य रख। उसे साफ लग रहा था कि कोई दूर से उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर निगाह गड़ाए हुए। कितनी भी कोशिश कर ले, उस नजर को हटने का एहसास नहीं जा रहा था। कुछ पलों बाद उसने लंबी सांस छोड़ी। यह लोग तो मुझे यहां तक फॉलो करके आ गए। वाह! जब वह और बर्दाश्त न कर पाया तो उसने आवाज लगाई, अगर कुछ कहना है तो बाहर आओ। फिर वो घास की ऊंची झाड़ियों में जाकर खुद को छिपा लिया। कुछ ही देर में झुककर बैठे झीक ने आसपास एक भारी दमनकारी आभा महसूस की, और जब उसने उसकी तरफ देखा तो पाया कि वहां एक एंगर बोर नाम का जीव खड़ा था। ये कैसी आभा है? वो सोच में पड़ गया। उस जानवर के चारों तरफ फैली काली धुंध जैसी ऊर्जा उसने अपनी पिछली 1000 साल की जिंदगी में भी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही एंगर बोर घास चरने लगा, झीक अचानक खड़ा हुआ और सामने आ गया, जिससे वो जानवर चौंक उठा। वो जोरदार गर्जना के साथ उसकी तरफ दौड़ा और डरने के बजाय झीक के चेहरे पर एक सच्चा एक्साइटेड स्माइल फैल गया। उसे इसे हराने में मजा आने वाला था। जानवर ने झपट्टा मारा, पर झीक बिजली की तरह हट गया और अपने मुट्ठी में सुनहरी ऊर्जा इकट्ठी की। एक जोरदार मुक्के में उसने ऐसी धमाकेदार शक्ति छोड़ी कि एंगर बोर का शरीर फटकर बिखर गया। झीक ये देखकर मुस्कुरा उठा। उसका वार उम्मीद से कई गुना मजबूत था। सिर्फ एक सितारा होते हुए भी उसकी पावर ज्यादातर साधकों से ऊपर थी। जानवर की लाश को कंधे पर टांगकर उसने कहा, सितारा, लेवल बढ़ जाएगा तो खेल और मजेदार हो जाएगा। वह थक चुका था। ड्रैगन परिवार द्वारा 7 साल की अनदेखी और अकेलेपन से परेशान। वह सोच रहा था कि शायद अब उसे यह स्थान छोड़कर अपनी राह खुद पकड़ लेनी चाहिए। शायद समुद्र की दिशा की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ दूर अंधेरे में एक लबादा ओढ़ा आदमी उसे देख रहा था। इस लड़के में हो क्या रहा है? वो बड़बड़ाया। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के एक सितारा तक पहुंच गया और इस एंगर बोरर को एक ही वार में उड़ा दिया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि छींक ने उसकी मौजूदगी आखिर महसूस कैसे कर ली। ये बच्चा साधारण नहीं है, उसने धीमे से कहा। उसे याद आया कि झीक की मां जल्दी ही मर गई थी और उसके पिता ड्रैगन परिवार के मुखिया ने कभी उसकी परवाह नहीं की। बिना मार्गदर्शन के यह लड़का इतना ताकतवर कैसे बन गया? पर चाहे नाजायज हो या नहीं, परिवार के मुखिया का खून उसकी नसों में बहता है। इसलिए उसकी परछाइयों से निगरानी करना परिवार के नियमों का हिस्सा था। इसी वजह से
उस जैसे लोग उसे छुप कर देखते रहते थे। नाजायज बेटा सही, पर उसके अंदर परिवार के मुखिया का खून है। शायद इसी वजह से इतना पावरफुल है। वह बुदबुदाया, फिर हल्की हंसी के साथ कहा, भविष्य में यह बच्चा देखने लायक होगा। और वह अंधेरे में गायब हो गया। उधर झीक अपने घर लौटकर सामान बांध रहा था। सफर पर निकलने ही वाला था कि अचानक उसने बाहर कई ताकतवर आभाएं महसूस की। 3-4 स्टार प्रैक्टिशनर और एक 5 स्टार प्रैक्टिशनर। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? झीक चुपचाप दरवाजे तक गया और सुनने लगा। उनकी बातों से साफ खुद पता चल रहा था कि वह बस इस दूर दराज इस जगह की साफ और ताजी हवा की तारीफ कर रहे थे। बोल रहे थे कि आसपास कोई रिफ्ट नहीं होने की वजह से यहां कितनी शांति रहती है। यह सब सुनकर झीक समझ गया कि यह कातिल वातिल नहीं है। इनकी वाइफ बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। फिर उसने सीधे दरवाजा खोलकर पूछ लिया, यहां किस काम से आए हो? पूरा ग्रुप वहीं ठिठक गया। तभी झीक की नजर उनके कपड़ों पर खड़े हुए निशान पर पड़ी। लैगन क्लैन का मार्क एलन। वो धीरे से बड़बड़ाया, सोचते हुए कि यह लोग उससे आखिर चाहते क्या हैं। लोग तुरंत झुककर बोले, आपसे मिलना हमारे लिए सम्मान है। यंग मास्टर झीक, हमें आपको आपके एग्जाम लोकेशन तक ले जाने के लिए भेजा गया है। एग्जाम छीक का माथा सीधे सिकुड़ गया। उसके चेहरे पर सीधी सी खींच दिखी। ये लोग मुझसे एग्जाम देने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि मुझे ढंग से कुछ सिखाया तक नहीं। कुछ दिनों बाद झीक खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह फिर से लैगन परिवार की मेन एस्टेट वापस आ चुका है। उसे साफ कहा गया कि इस बार उसे यहां रहने के लिए नहीं लाया गया, बल्कि एक और वजह है। अंदर जाने से पहले उसे अपने मिट्टी धूल भरे कपड़े बदलने को भी बोला गया। इसके बाद झीक ने सोचना शुरू किया ड्रैगन नेस्ट के बारे में। 1000 साल पहले लैगन परिवार ने अपनी पूरी खून रेखाओं के लिए एक स्कूल बनाया था, जहां परिवार से जुड़े हर बच्चे का सपना होता था कि 7 साल की उम्र में वह वहां एडमिशन ले और सही ट्रेनिंग पाए। आज उसी एकेडमी का एंट्रेंस सेरेमनी डे था और जी को उसी का एंट्रेंस एग्जाम देना था। परिवार की मॉडर्न जनरेशन के बारे में उसे कुछ भी नहीं सिखाया गया था। फिर भी एग्जाम अनिवार्य था। यह समझकर जी का मूड पूरा डाउन हो गया। अभी क्यों, जब मैंने दुनिया घूमने के लिए निकलने का मन बना लिया था। स्कूल गेट के पास बैठा था कि उसी समय ऑडिस्केल गांव का एक लड़का आया, रैंक्स। उसने पूछा कि वह ठीक है या नहीं और उसे इतना परेशान क्या कर रहा है। झीक ने पूछा, तुम कौन? तो लड़के ने सीधा कहा, मेरा नाम रैंक्स है। आपको परेशान लगा तो बात करने आ गया। अच्छा ऐसा है, झीक ने कैजुअली कहा। रैंक्स की बॉडी में ऊर्जा का फ्लो देखकर झीक ने सोचा कि यह लड़का भले शांत और शर्मीला लगे, लेकिन इसकी परसेप्शन काफी स्ट्रांग है। झीक ने माफी मांगते हुए अपना परिचय दिया और बोला कि उसका दिमाग इसलिए घुमा हुआ है क्योंकि उसे एग्जाम में क्या होगा यह जरा सा भी पता नहीं। बस इतनी सी बात। रैंक्स थोड़ा नर्वस होकर बोला, लेकिन समझाने लगा कि ड्रैगन नेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम अक्सर बदलता नहीं है। पर जब झीक ने कहा कि उसे एग्जाम की जरा सी बेसिक जानकारी भी नहीं, रैंक्स पूरा चौंक गया। बिना कुछ जाने एग्जाम देना, यह तो स्ट्रेट अप रिस्क है। वह अभी एग्जाम के बारे में समझाना शुरू ही कर रहा था कि अचानक एक तेज ओवर कॉन्फिडेंट आवाज ने उनकी बात काट दी। एक घमंडी लड़का चिल्लाकर बोला और रैंक्स को कमजोर कहने लगा। रैंक्स पलटकर देखते ही सन रह गया। वो था रेटिन, ओडिस स्केल गांव का ही एक और लड़का। रेटिन उसे चिढ़ाते हुए बोला कि वो यहां क्या कर रहा है। जरूर रास्ता भटक गया होगा। जो ड्रैगन नेस्ट जैसे जगह तक पहुंच गया और बोला कि बेहतर है वापस घर चला जा, वरना चोट खा लेगा। रैंक्स ने एक कांपती आवाज में कहा कि वो एंट्रेंस एग्जाम देने आया है। तो रेटिन और पास आकर पूछने लगा कि क्या सच में वह टेस्ट देने वाला है। रेटिन पेट पकड़कर हंस पड़ा और बोला कि उसके लिए पास होना इम्पॉसिबल है। फिर उसने रैंक्स के पिता को गाली देते हुए कहा, तुम्हारे पिता तो सूडो ड्रैगन है ना, ऐसे अधूरे ड्रैगन का बेटा आखिर करेगा ही क्या। रैंक्स ने गुस्से से मुट्ठियां भी ली, लेकिन खुद को रोक लिया। पर झीक ने सब नोटिस किया। फिर बताया गया कि लैगन परिवार में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की चलती है। सबसे ऊपर नोवेसे वेल ड्रैगन, फिर सोल्जर चाइल्ड ड्रैगन, फिर कैप्टन लेवल एडल्ट ड्रैगन।
फिर एग्जीक्यूटिव एल्डर ड्रैगन, जिन्हें एल्डर भी कहते हैं, और सबसे नीचे सूडो ड्रैगन, वो लोग जो ड्रैगन नेस्ट में घुसने या ग्रेजुएट होने में फेल हो जाते हैं, यानी अधूरे और इमैच्योर ड्रैगन माने जाते हैं। लेकिन रैंक्स हमेशा से यह साबित करना चाहता था कि सूडो कहने से ड्रैगन होना कम नहीं हो जाता। झीक हैरान था और पूछा कि रेटिन को इतनी पक्की कैसे लग रही कि रैंक्स एग्जाम शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? रेटिन भड़क गया और बोला कि क्या झीक को उससे दिक्कत है। झीक बहुत शांत होकर बोला कि वो बस जानना चाहता था कि रैंक्स के फेल होने का इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। रेटिन ने उंगली उठाकर कहा कि वजह सामने खड़ी है, वह तो सीधा सीधा कमजोर है। झीक ने सिर टेढ़ा कर पूछा, कमजोर सच में? क्योंकि मुझे तो रैंक्स तुम लोगों से भी स्ट्रांग लग रहा है। यह सुनकर रेंगस की आंखें बड़ी हो गई। पहली बार कोई उसके लिए खड़ा हुआ था। वो घमंडी लड़के भड़क गए और बोले कि क्या झक सच में कह रहा है कि वो सूडो ड्रैगन से भी कमजोर हैं? उनके लिए यह तो स्ट्रेट अपमान था। तभी माहौल और गर्म होने से पहले एक आदमी आया, एडल्ट ड्रैगन एग्जामिनर। उसने घोषणा की कि ड्रैगन नेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है और सभी को जाकर अपने नंबर ले लेने चाहिए। रेटिन जाते जाते झीक को घूर कर बोला कि वो उसका चेहरा कभी नहीं भूलेगा। झीक ने हल्की सांस लेकर कहा कि इतना एंग्री होने की जरूरत नहीं। आजकल की जनरेशन के बच्चे तो छूने से भी आग पकड़ लेते हैं। रेंगस जल्दी से बोला कि यह अजीब नहीं है, क्योंकि वे सब लगभग एक ही उम्र के हैं और कोई भी गुस्सा होगा अगर उसे बोला जाए कि वह रैंक्स से कमजोर है। अच्छा, ऐसा है। झीक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, एग्जाम तो देना ही था। पर झीक तब चौंका जब रैंक्स ने कहा कि टेस्ट चाहो तो स्किप भी हो सकता है। झीक की आंखें फैल गईं। वह सचमुच कुछ नहीं जानता था। रैंक्स ने उसे सलाह दी कि शायद अभी पीछे हट जाना बेहतर है, वरना चोट खा सकता है। लेकिन झीक ने कॉन्फिडेंस से कहा कि वह कोई भी चैलेंज से पीछे हटने वालों में से नहीं, एक जीनियस कभी पीछे नहीं हटता। रैंक्स बस सिर हिलाते हुए बोला कि झीक बिना कुछ जाने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जी हंस दिया और बोला कि कैसा भी टेस्ट हो, चलो जल्दी शुरू होने वाला है। दोनों टेस्टिंग ग्राउंड में पहुंचे तो एग्जामिनर ने बताया कि टेस्ट आसान है। पीछे रखे पत्थरों पर एक भी स्क्रैच लगा दो तो पास। लेकिन हथियार सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे जो एकेडमी देगी। हाथों से करना है तो कर लो। पर हर पार्टिसिपेंट के पास सिर्फ 3 मौके हैं। बस इतना, झीक ने बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड होकर कहा। जब वह बचपन में ड्रैगन ट्रायल झेल चुका हो तो उसे कुछ ज्यादा ही डरावना और इंटेंस टेस्ट की उम्मीद थी। यह सब देखने में जितना आसान लग रहा था, असल में उतना था नहीं। परीक्षक ने पहले प्रतिभागी को बुलाया और शुरू करने को कहा। लड़का घबराया हुआ था, पर हिम्मत दिखाते हुए उसने पूरी ताकत से उस भारी पत्थर पर वार किया। लोहे के पत्थर से टकराने की आवाज इतनी तेज गूंजी कि सबके कान बजने लगे। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। लड़के की तलवार बीच से टूट गई और जोरदार रिएक्शन में उसकी बाजू भी चकनाचूर हो गई। जी कुछ पल के लिए दंग रह गया। जब लड़का दर्द से तड़प रहा था, परीक्षक ने बेहद शांत ढंग से कहा कि उसके पास अभी 2 और मौके बचे हैं। क्या वह जारी रखना चाहता है? लेकिन वह तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए परीक्षक ने उसे तुरंत फेल घोषित कर दिया और बाकी लोगों को जगह साफ करने का आदेश दिया। घायल लड़के को घसीट कर हटाया गया और अगला नंबर पुकारा गया। रैंक्स जो उसने देखा उससे कांप ही गया, जबकि झींक छिड़ गया। इसे ही परीक्षा कहते हैं क्या? उसने बड़बड़ाया। फिर उसने पूछा कि आखिर ये किस तरह के पत्थर हैं? बताया गया कि इन पत्थरों में रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। खरोच लगे तो पल में गायब, और अगर ताकत से मारो तो फिजिकल फोर्स को लगभग 100 गुना वापस उछाल देते हैं। झीक ने तुरंत कहा कि ऐसा मटेरियल एंट्रेंस एग्जिम के लिए हद से ज्यादा है। लेकिन रैंक्स ने समझाया कि अगर कोई अपने सोर्स पावर को पूरे शरीर में ठीक से सर्कुलेट कर ले तो इन पत्थरों पर निशान बनाना न संभव है। अच्छा ऐसा है, झीक ने कहा। उसे समझ आ गया कि इस परीक्षा में मार्शल आर्ट्स स्किल से ज्यादा सोर्स पावर की परफेक्ट सर्कुलेशन मायने रखती है। आसपास के बाकी प्रतिभागियों को देखकर
उसने सोचा कि बहुत ही कम लोग पास होंगे, शायद वे घमंडी लड़के भी जिनका एटीट्यूड आसमान छू रहा था। परीक्षा आगे बढ़ती गई और फेल होने वालों की संख्या पास होने वालों से कहीं ज्यादा थी। कई लोग बुरी तरह घायल हुए क्योंकि पत्थर आम फिजिकल वॉर को सीधे लौटाते थे। कुछ देर बाद परीक्षक ने झीक का नंबर पुकारा। अब मेरी बारी। झीक ने एक शांत कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहा। रेंगस अभी भी डरा हुआ था। उसने पूछा, क्या सच में वो पीछे हटने वाला नहीं? लेकिन झीक बिना रुके आगे बढ़ गया और बोला, चिंता मत कर। जैसे ही वो परीक्षक के पास पहुंचा, आदमी की आंखें हैरानी से फैल गईं। झीक की आभा तेजी से उठने लगी। उसकी पिछली जिंदगी ग्यूलस की ताकत की हल्की सी झलक दिखने लगी। परीक्षक ने उसे आगे आकर कोई हथियार चुनने को कहा, लेकिन झीक ने साफ कहा कि जरूरत नहीं, उसके मुक्के ही काफी हैं। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। उन्हें यकीन ही नहीं था कि कोई नंगे हाथों से इस तरह के पत्थर को खरोंच भी सकेगा। उनका सोचना था कि झीक के मुक्के तो क्या, उसकी बाजुएं भी खत्म हो जाएंगे। इससे रेंगस की घबराहट और बढ़ गई, साथ में खुद पर गुस्सा भी कि वो झीक को रोक नहीं पाया। परीक्षक ने संकेत दिया, परीक्षा शुरू। झीक उस विशाल पत्थर के करीब पहुंचा और हाथ रखकर महसूस किया। ये पहली बार था जब उसने ऐसा मटेरियल देखा था। उसके मन में आया, शायद ये 1000 साल पहले बना होगा। वैसे भी इस पीढ़ी के बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वो आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है, पर अब ये सब मायने नहीं रखता। उसने अपना सोर्स पावर मुक्के में इकट्ठा किया। जहां रेंगस डर के मारे थरथरा रहा था कि झीक के साथ क्या हो सकता है, वहीं हमारा नायक अंदर से बेहद एक्साइटेड था। पहली बार उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का मौका मिला था। उसने सोचा कि इस मिस्ट्री पत्थर से ही वो अपनी असली ताकत का अंदाजा लगाएगा। रेंगस की आंखें फिर से फैल गईं जब झीक ने ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट टेक्निक का पहला फॉर्म बस्ट स्ट्राइक उस पत्थर पर छोड़ दिया। टक्कर होते ही इतनी भयानक एनर्जी फटी कि लगा जैसे जमीन ही कांप उठी हो। टूटे हुए पत्थर के टुकड़े हर दिशा में उड़ गए और धमाके से उठी तेज हवा ने धूल मिट्टी को तूफान की तरह चारों तरफ घुमा दिया। रेंगस हैरानी में था, लेकिन फौरन खुद को कवर किया, जबकि परीक्षक की आंखें सदमे से फटी रह गई। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। जैसे जैसे धूल बैठने लगी, झीक मुस्कुराते हुए खड़ा था और बोला कि उसने जो टेक्निक इस्तेमाल की वो उसकी मौजूदा ताकत के मुकाबले अभी भी कुछ ज्यादा ही लग रही है। हाथ बुरी तरह घायल था, खून बह रहा था, फिर भी वो खुद पर हंस रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसे और भी क्रेजी ट्रेनिंग की जरूरत है। बाकी प्रतिभागी तो बस सन्न हो गए थे। रेटिन के चेहरे पर शौक और चिढ़ दोनों साफ दिख रहे थे कि झीक ने उस इंचेंटेड स्टोन को चूर चूर कैसे कर दिया। एक औरत जो दूर से देख रही थी बोल उठी कि ये लड़का सच में कमाल का है, जबकि सब अभी भी सदमे में थे। झीक आराम से खड़ा परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, पर परीक्षक तो अभी तक शौक में जमे हुए थे। वो पत्थर जिसे झीक ने तोड़ा था वो तो खुद को रीजनरेट कर लेता है, और उसे तोड़ने की क्षमता सिर्फ उन लोगों में होती है जो 4 सितारा लेवल या उससे ऊपर पहुंच चुके हों। लेकिन यहां एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। ये तो बस एक नाजायज बेटा है। परीक्षक बड़बड़ाया और सोचने लगा कि क्या परिवार प्रमुख का खून इसमें सच में असर दिखा रहा है। उसे यह भी महसूस हुआ कि झीक ने जो टेक्निक इस्तेमाल की वो कुछ जानी पहचानी लग रही थी। परीक्षक अभी भी ट्रांस में था, इसलिए जवाब नहीं दे रहा था, तो झीक ने झुंझलाकर उससे रिजल्ट पूछा। होश में आते ही परीक्षक ने आखिर बोल ही दिया, झीक परीक्षा पास कर गया है। एक परीक्षक ने झीक को हरे रंग की तरल वाला एक छोटा सा बोतल थमाया। झीक ने पूछा, ये क्या है? लेकिन आदमी बस इतना बोला कि जरा हटो, तुम रास्ता रोक रहे हो। झीक चिढ़ गया और बड़बड़ाया कि क्या इस पीढ़ी के लोग ऐसे ही रूखे हैं। इसके पहले कि वो और बोलता, रेंगस दौड़ता हुआ आया और एक्साइटमेंट में उसकी तारीफ करने लगा। झीक ने शान से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरे लिए बस मूंगफली के दाने जैसा आसान था। फिर उसने पूछा कि यह तरल क्या है। रेंगस ने बताया कि यह हीलिंग पोशन है, एल ड्रैगन परिवार का स्टैंडर्ड पोशन। हीलिंग पोशन? झीक ने दोहराया। रेंगस ने हाँ कहा, लेकिन झीक ने मन में सोचा क्योंकि वो परिवार का नाजायज बेटा है तो शायद उसमें जहर भी हो सकता है। लेकिन रेंगस ने गारंटी दी थी, इसलिए उसे लगा कि शायद ये कोई स्पिरिट मेडिसिन ही होगी। ये एलिक्सिर, जिसे क्लाउड पियर्सिंग क्लैरिटी वुड कहते हैं, बेहद दुर्लभ चीजों से बनाया जाता है। सीक्रेट रियल में मिलते रेयर हर्ब्स, दिव्य जानवरों के शुद्ध सोर्स पावर और फैंटम बीस्ट की इल्यूसिवेशंस। इसे पीते ही न सिर्फ ताज़े घाव ठीक होते हैं बल्कि पुराने जख्म और गहरी चोटें भी भर जाती हैं। साथ ही ये सोर्स पावर को भी बूस्ट करता है। इसकी सामग्री इतनी रेयर और प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ऐसे एलिक्सिर मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इसे पीते ही झीक अपने शरीर में इसके फौरन असर से दंग रह गया। ये सच में स्पिरिट मेडिसिन है क्या? उसने रेंगस से पूछा। रेंगस ने कहा कि उसे स्पिरिट मेडिसिन क्या होती ये नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि अलेन ड्रैगन परिवार की दवाइयां बाहर मिलने वाली किसी भी पोषण से लाख गुना बेहतर होती हैं।
फिर उसने पूछा कि पोषण का असर देखकर जीक इतना हैरान क्यों है। अरे भाई, हैरान तो हो गई। जीक बोला, इसने मेरे गंभीर जख्म भी ठीक कर दिए और ट्रेनिंग से हुई थकावट भी मिटा दी। फिर भी जीक ने नोटिस किया कि स्पिरिट मेडिसिन की तरह ये पोषण उसके सोर्स पावर को बूस्ट नहीं कर रहा था। रैंगस की तरफ से देखा जाए तो वो खुद झीक की ताकत देखकर और भी हैरान था, जिस पर झीक हंस पड़ा और बोला, अरे यार मजाक मत कर। झीक ने मन ही मन सोचा कि इस पोषण का अस्तित्व दिखाता है कि पिछले 1000 सालों में नॉलेज कितनी आगे बढ़ चुकी है। रैंगस ने किर से झीक की ताकत की तारीफ की और झीक ने गर्व से कहा कि उसका सपना है कि वो सबका सबसे ताकतवर बने। जल्द ही परीक्षक ने ऐलान किया कि रेटिन और उसके साथी भी टेस्ट पास कर चुके हैं। जीक को इसकी उम्मीद थी, लेकिन फिर रैंगस का नंबर आया और वह डर के मारे कांपने लगा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और सामने आया। उसकी कड़ी मुद्रा देखकर जीक ने सोचा कि रैंगस इतना नर्वस क्यों है। फिर उसने जोर से हौसला दिया, अपने ऊपर भरोसा रख। शर्मिंदा होकर रैंगस ने कहा कि जरा आवाज कम करो। जब रैंगस ने अपने हथियार के रूप में तलवार चुनी तो जीक ने ध्यान से देखा और सोचा कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही परीक्षक ने संकेत दिया, रैंगस ने पत्थर पर हमला किया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक अरब पहली कोशिश में फेल हो गया। दृढ़ निश्चय के साथ वो फिर खड़ा हुआ, दूसरी कोशिश करने लगा, लेकिन उसका वार पत्थर से टकरा गया और संतुलन खोते ही गिर पड़ा। पत्थर की रिफ्लेक्टिव क्षमता से उसके हाथ कांप रहे थे। रेटिन और उसके गिरोह ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, कहने लगे कि बस वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। एक नाजायज ड्रैगन का बेटा भी बस नाजायज ड्रैगन ही हो सकता है। उन्होंने उसे मजाक उड़ाया और कहने लगे कि हार मान ले। रेटिन ने झीक पर ताने कसे, ये वही आदमी है जो पास कर सकता है, और क्या रैंगस सच में हमसे ज्यादा ताकतवर है? झीक ने कुछ पल चुप्पी साधी, फिर बोला कि अब बकवास बंद करो। परीक्षक ने रैंगस को बताया कि उसके पास सिर्फ एक मौका बचा है। क्या वो अभी भी जारी रखना चाहता है? रैंगस जवाब नहीं दे सका। शर्म और दूसरों के ताने उसके ऊपर भारी पड़ गए। उसने सर झुका लिया, लेकिन फिर झीक उसके पास आया और पूछा, क्या कर रहा है तू? तलवार क्यों उठाई है? भाला क्यों नहीं? बिना प्लान के परीक्षा देना क्यों? रेटिन मजाक उड़ाता रहा, देखते हुए कि झीक ने रैंगस को बताया कि उसकी मौजूदा कंडीशन में चाहे कितनी भी कोशिश करे, पत्थर पर खरोच भी नहीं आएगी। रेटिन और उसके गिरोह ने फिर हंसकर कहा कि झीक मूर्ख है। याद दिलाया कि रैंगस को भाला चलाना कुछ पता नहीं। उसके कमजोर पिता ने केवल तलवार सिखाई थी और अब हथियार बदलना कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन झीक ने उनके तानों को इग्नोर किया और परीक्षक से पूछा कि क्या हथियार बदलना नियम के खिलाफ है? परीक्षक ने कहा कि नहीं, तो फिर तू किस्मत वाला है। झीक मुस्कुराया। उसने रैंगस की तरफ देखा और पूछा, क्या मुझ पर भरोसा है? रैंगस के दिमाग में अपने और पिता की सारी अपमानजनक यादें आईं। दांत कसते हुए वो खड़ा हुआ और कहा कि वो झीक पर भरोसा करेगा। वो भाले के साथ वही करेगा जो झीक ने कहा। रैंगस ने बताया कि उसके पिता कभी ड्रैगन नेस्ट में दाखिल नहीं हो पाए थे, इसीलिए लोग उन्हें नाजायज ड्रैगन कहते और मजाक उड़ाते थे। लेकिन सभी अपमानों के बावजूद उसके पिता ने सब सहकर रैंक्स को ठीक से पाला। इसीलिए रैंक्स ने कसम खाई कि वो सबको साबित करेगा कि वो रैंक्स पिता की मेहनत से पाला गया बेटा भी एक असली ड्रैगन है। उसने फिर से खड़ा होकर भाले को कसकर पकड़ा और घोषित किया कि आज वो साबित करेगा कि ना वो और ना उसके पिता नकली ड्रैगन हैं। उसने ये भी समझ लिया कि अगर उसने फिर तलवार से कोशिश की तो नतीजा वही होगा जो पहले हुआ। इसलिए इस बार उसने पूरी तरह जीक पर भरोसा करने का फैसला किया। बस एक ही प्रॉब्लम थी, उसे भाले का इस्तेमाल करना नहीं आता। जीक ने रेंग्स को आवाज लगाए और जैसे ही उसने जादुई पत्थर की ओर इशारा किया, उसने रेंग्स से कहा कि अब बस इतना ही करना है, बाकी सब भूल जाओ। बस भाले को सीधे पत्थर में ढके लो, बिना किसी चीज के बारे में सोचे, बस सीधे छेद कर दो। जीक ने पक्का कहा। रेंग्स ने भाले को कसकर पकड़ा। उसे पता था कि आम हालात में सीधे पत्थर में भाला घुसाना नामुमकिन था, खासकर क्योंकि इसमें मजबूत रीजनरेशन एलिमेंट था। लेकिन जीक पहला इंसान था जिसने उसके लिए खड़ा हुआ। भले ही वे उसी दिन मिले थे और ये उसके लिए कुछ नया और अनजान था, इसी वजह से उसने पूरा भरोसा जीक पर रखा और अपनी ताकत पर विश्वास किया। इस बार उसने अपना सोर्स पावर भाले में भर दिया और तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। सालों से वो तलवार चला रहा था, लेकिन कभी इतना सोर्स एनर्जी उसमें नहीं लगा पाया, जबकि अब वो भाले में आसानी से कर पा रहा था। एक दृढ़ निश्चय के साथ रेंग्स ने अपनी पूरी ताकत निकालकर पत्थर पर वार किया। रेटिन हंसते हंसते मरने वाला था, कह रहा था कि जैसा उसने कहा था, क्या हथियार बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन रेंग्स रुका नहीं। उसने कुछ अलग महसूस किया, कुछ शक्तियां, कुछ शक्तिशाली। भाला उसके हाथ में उसके शरीर का हिस्सा जैसा लगने लगा। फिर जैसे ही उसने पूरी ताकत से भाला आगे ढकेला, भाला जादुई पत्थर में पूरी तरह घुस गया। रेटिन और उसके गिरोह के चेहरे पर शौक अमूल्य था। यहां तक कि परीक्षक भी हैरानी छुपा नहीं पाए। जो उन्होंने अभी देखा उससे खुश थे।
रेंक्स ने सिर्फ पत्थर पर खरोच नहीं की, उसने उसे पूरी तरह चीर दिया। जीक ने तुरंत उसकी तारीफ की। रेंक्स खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने ये कर दिखाया, और जब परीक्षक ने आधिकारिक रूप से पास होने की घोषणा की, तब भी रेंक्स ने आश्चर्य में पूछा कि क्या सच में उसने पास किया। जीक मुस्कुराया, उसका कंधा पकड़कर कहा कि हाँ, सच में। खुशी से ओवरफ्लो होते हुए रेंक्स जीक को कसकर गले लगा लिया, बार बार चिल्लाता रहा कि उसने कर दिखाया, टेस्ट पास कर लिया। रेटन का ग्रुप इसे लकी स्टाइल मानकर इनकार कर रहा था, लेकिन रेटन खुद चुप रहा। गुस्से से कांपते हुए वो स्वीकार नहीं कर सका कि जैसा जीक ने कहा, रेंक्स वास्तव में उनसे ताकतवर था और उसका रिजल्ट बेहतर था। परीक्षक ने फिर घोषणा की कि टेस्ट आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया और प्रवेश समारोह थोड़ी देर में शुरू होगा। जीक ने तुरंत पूछा कि क्या टेस्ट सच में खत्म हो गया। रेंक्स ने कहा कि लगता है हाँ, लेकिन ड्रैगन नेस्ट में प्रवेश के बाद शायद और टेस्ट होंगे। जल्द ही एक ग्रुप आदमी अंधेरे हॉलवे से बाहर निकला, और जब वे रोशनी में आए, परीक्षक ने घोषणा की कि अब एल्ड्रैगन परिवार का हेड पास होने वालों को बधाई देने के लिए स्पीच देंगे। जीक ने जैसे ही उस आदमी को देखा, पूछा कि ये ठंडे अंधेरे एक्सप्रेशन वाला कौन है। रिंग साफ नर्वस बोला कि यही परिवार का हेड है। यही परिवार का हेड है, जीक बोला, लेकिन ये इतना सख्त क्यों दिख रहा है? मुस्कुरा भी नहीं रहा, बर्फ से भी ठंडा लगता है। रिंग्स ने तुरंत जीक का मुंह ढकते हुए फुसफुसाया कि चुप रहना बेहतर होगा। बार बार कहा कि बोलना बंद करें। जीक ने सिर हिलाया। फिर जब उसने ग्रुप को देखा, उसने कहा कि ये लोग एल्गॉन परिवार की मौजूदा ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें कुछ 7 स्टार लेवल के हैं, जबकि बाकी 6 स्टार। अंजीक ने उनके ताकतवर होने की इंप्रेशन ली, खासकर जब उसने देखा कि मौजूदा परिवार का हेड बालसा एल्ड्रैगन 8 स्टार लेवल का पावर हाउस था। 1000 साल पहले बस कुछ ही लोग इस लेवल तक पहुंचे थे। फिर भी जीक को इस नए जमाने में पता नहीं था कि कितने लोग ऐसे हैं। मुझे ये परिवार का हेड पसंद नहीं। नहीं, जीक ने खुद से कहा, लेकिन उससे ज्यादा बोलने से पहले रैंक्स ने फिर से उसे चुप रहने की कोशिश की। जीक ने लंबी सांस ली और सोचा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस लाइफ में ये आदमी उसका पिता होगा। बालसा के शरीर से एक डार्क फायर जैसा ओरा निकल रहा था, जिससे पूरा एरिया भारी महसूस होने लगा। परीक्षक ने जल्दी से सभी को शांत रहने का ऑर्डर दिया, क्योंकि मास्टर बालसा बोलने वाले थे। जब बालसा आगे बढ़ा, उसने बस कुछ ही शब्द कहे, सबको एल्ड्रैगन परिवार का असली लहू और मांस बनने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही उसने बात की, उसके ओरा का डरावना प्रेशर हॉल में फैल गया। चीख पर इसका असर नहीं हुआ, लेकिन कई परीक्षार्थी डर के मारे कांपने लगे। कुछ सांस लेने में भी मुश्किल महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके शरीर उस भारी प्रेशर के नीचे जम गए थे। झीक ने देखा कि रेंग्स भी प्रभावित हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि लोग कितनी आसानी से परिवार के हेड की प्रेजेंस से हिल जाते हैं। उससे भी ज्यादा झीक ने बालसा के ओरा में एक गहरी नफरत महसूस की। कारण नहीं पता था, फिर भी वो आदमी पसंद नहीं आया, जिसे माना जा रहा था कि उसका पिता है। जैसे ही बालसा ने मुंह मोड़ा, एक और आदमी आगे आया और सबका ध्यान खींचा। उसके बाल सुनहरे थे और उसने खुशी खुशी बालसा का धन्यवाद किया। उसने कहा कि मास्टर बालसा को हम सभी से ऊंची उम्मीदें हैं, और जैसे उसका मास्टर वो भी अपनी स्पीच छोटी रखेगा। झीक सोच रहा था कि यह आदमी कौन है, तभी उसने सबको बस कड़ी मेहनत करने और मजबूत होने की बात कही। बस इतना ही, एक परीक्षक ने फुसफुसाया। आदमी मुस्कुराया और कहा कि जो लोग छोटी चीज़ों की ज़्यादा चिंता करते हैं, उनके बाल जल्दी झड़ते हैं, इसलिए वो लंबी स्पीच से समय बर्बाद नहीं करेगा। जीक को समझ नहीं आया कि इसमें समस्या क्या है, लेकिन कम से कम हॉल का माहौल हल्का हो गया। परीक्षक ने फिर घोषणा की कि नए छात्रों को अब उनके डॉर्मेट्री में असाइन किया जाएगा। जिनका नंबर बुलाया गया, उन्हें तुरंत वहां जाना होगा। जीक ने पूछा कि क्या सभी एक ही डॉर्म में रहेंगे। रेंक्स ने बताया कि 4 डॉर्म हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। हर छात्र जो एकेडमी में शामिल हुआ, उसे इन 4 हॉल में से किसी एक में रहने की अनुमति थी। जब जीक का नंबर बुलाया गया, उसने खड़ा होकर रेंक्स को अलविदा किया और ईस्ट हॉल के लिए गया। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसने कहा कि पिछले 1000 साल में इस जगह में बहुत कुछ बदल गया। अपना कमरा ढूंढते हुए उसने कहा कि शायद वो रास्ता भटक गया था, क्योंकि पहुंचने में समय लग गया और उसका रूममेट शायद पहले ही पहुंच गया होगा। जब उसने दरवाज़ा खोला, उसने अपने नए रूममेट को हंसते हुए चीयर्स कहा और लेट होने के लिए माफ़ी मांगी। फिर उसने कहा कि आज से वे एक ही कमरे को शेयर करेंगे, और हैरानी की बात यह थी कि उसका नया रूममेट कोई और नहीं बल्कि रेंक्स खुद था। जीक हंसा और कहा कि लगता है तकदीर बार बार उन्हें जोड़ती रहती है। उसने पूछा कि क्या आज और कुछ शेड्यूल है, और रेंक्स ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। ओह ठीक है,
जीक ने कैजुअली कहा और रैंक्स ने पूछा कि क्या उसने पहले परीक्षक की स्पीच नहीं सुनी। जीक ने माना कि उसने जानबूझकर नहीं सुनी। रैंक्स ने लंबी सांस ली और कहा कि जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। जीक खिड़की से बाहर देखते हुए एल्गॉन परिवार से भागने और दुनिया घूमने के अपने प्लान के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब जीक ने उस एंशिएंट स्टोन के रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज और हीलिंग पोशन के बारे में जाना तो उसे एहसास हुआ कि उसने एग्जाम के दौरान कई इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कवर की हैं। और अगर वो सच में पिछले 1000 साल में हुई सारी चेंजेस को समझना चाहता है तो शायद एल्गॉन परिवार के साथ थोड़े टाइम के लिए रहना इतना बुरा आइडिया नहीं होगा। 1 महीने के बाद एकेडमी में उनका ट्रेनिंग और भी हार्ड हो गया। दोनों हाथों में भारी डंबल्स पकड़ते हुए और इंस्ट्रक्टर ने समझाया कि वो जो ड्रैगन ब्रेथ सिखा रहे हैं वो 15वें एल ड्रैगन परिवार द्वारा बनाई गई सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स में से एक है और हर हालत में इसे मास्टर करना अनिवार्य है। इंस्ट्रक्टर का ध्यान कुछ स्टूडेंट्स पर गया और उसने नोटिस किया कि कुछ ने पहले ही ड्रैगन ब्रेथ मास्टर कर लिया है। खासकर वो यंग महिला जिसे वो मास्टर लिया कहता है, उसकी ओवरफ्लोइंग एनर्जी से पता चला कि वो 2 स्टार लेवल के करीब है। लेकिन उसके अलावा एक और स्टूडेंट का ध्यान गया और वो खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो क्या देख रहा है। जीक ट्रेनिंग कर रहा था, न केवल डंबल्स पकड़ते हुए बल्कि अपने सिर और आर्म्स पर बड़े स्टोन्स बैलेंस करते हुए। इंस्ट्रक्टर ने डिसबिलीफ में खुद से कहा कि परिवार का खून सच में जीक की नसों में दौड़ रहा है। हालांकि कहा जाता है कि जीक को कभी बचपन से कुछ सिखाया नहीं गया, इसलिए अब जो कुछ भी वो देख रहा था उसे अनफेमिलियर लग रहा था। जीक दूसरी ओर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिसे वो कभी ड्रैगन किंग की ब्रीदिंग टेक्निक कहता था उसे बाद के परिवार हेड्स ने आगे डेवलप किया और अब ये फैमिली की अन्य ब्रांचेस को भी सिखाई जा रही है। जीक के हिसाब से ब्रीदिंग तकनीकें ऐसी मेथड्स हैं जो आसपास की सोर्स पावर को बॉडी में इकट्ठा करती हैं और जब इसे सर्कुलेट किया जाता है तो ये व्यक्ति की इनर एनर्जी को स्ट्रांग बनाती हैं। इन तकनीकों की इफेक्टिवनेस व्यक्ति की एबिलिटी और इंटेलेक्ट पर डिपेंड करती है। यही वजह है कि इस दुनिया के ग्रेट फैमिलीज अपनी तकनीकों को सीक्रेट रखते हैं, आउटसाइडर्स या ब्लड लाइन से बाहर वालों को कभी सीखने नहीं देते। जीक ने यह भी महसूस किया कि ड्रैगन ब्रेथ एक सेफ और सिंपल टेक्निक है, मास्टर करने में आसान, लेकिन अगर इसे केवल आराम करते समय इस्तेमाल किया जा सके तो उसके लिए यूजलेस थी। उसकी अपनी वर्जन ऑन ऑफ ब्रीदिंग तकनीक उसे मूव करते समय भी आसपास की सोर्स पावर को मैनिपुलेट करने देती थी, जिससे ये एक्चुअल कॉम्बैट में ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल थी, लेकिन सीखने में भी बहुत कठिन थी। केवल कुछ ही लोग इसे मास्टर कर पाए थे और उसने सोचा कि वर्तमान जनरेशन ने उसकी ओरिजिनल वर्जन को सिंप्लीफाई किया होगा ताकि फैमिली की ब्रांच मेंबर्स भी इसे सीख सकें। और इस डिसीजन ने स्पष्ट रूप से एल ड्रैगन फैमिली को स्ट्रांग बनाने में मदद की। जीक अजीब सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो तकनीकें उसने पहले डिस्कवर की थीं उनका 1000 साल बाद भी असर होगा, और ये सोचकर वो अम्यूज्ड हो गया कि क्या उसके दूसरे मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी समय के साथ इवॉल्व हुई होंगी। इंटरेस्टिंग, उसने खुद से कहा। वहीं लीका दूर से चुपचाप जीक को अनऑब्जर्व कर रही थी। बाद में कैफेटेरिया में अन्य स्टूडेंट्स जीक के खाने की मात्रा देखकर एस्टॉनिश्ड थे। जैसे ही वो अपना मील खत्म कर रहा था उसने रैंक्स को चुपचाप बैठे देखा और पूछा, क्या हुआ, अगर तुम नहीं खाओगे तो स्ट्रांग नहीं बनोगे? रैंक्स ने सिर्फ पर्च पूछा कि क्या जीक को उसकी स्टैमिना स्ट्रेंज नहीं लगती। बस इतना, जीक ने कहा। अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा खाना पड़ेगा, और भाई ट्रेनिंग और हार्ड कर खुद को पुश कर। जीक ने रैंक्स को अपना खाना भी ऑफर किया, लेकिन रैंक्स ने पोलाइटली मना कर दिया, बोलते हुए कि उसे काफी हो गया। जीक सोच रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स तो एकेडमी में एंटर होने से पहले ही काफी वेल ट्रेंड थे। तभी अचानक एक लड़की उनके पास आई। तुम वाकई इंप्रेसिव हो, लीका ने कहा। उसका टोन शांत लेकिन कॉन्फिडेंट था। जीक ने ब्लिंक किया और कैजुअली पूछा, और तुम कौन हूं? रैंक्स तुरंत अपने खाने में चोक करते हुए नर्वसली हिस्पर करने लगा। तुम नहीं जानते कौन है वो मास्टर लिया है, फैमिली हेड लॉर्ड बाल्जा की बेटी। ओह, जीक ने बिना इंटरेस्ट लिए कहा। और अब मैं क्या करूं? मैं उसे नहीं जानता। रैंक्स पसीना बहाते हुए बोला, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। मास्टर लिया एलडीआर फैमिली के नेक्स्ट फैमिली हेड बनने की कैंडिडेट है, इसे तुम कैजुअली नहीं बोल सकते। ऐसा है? जीक ने रिप्लाई किया। खैर, मैं भी फैमिली हेड का ही बच्चा हूं, वैसे तो इलिजिटिमेट। रैंक शॉक में फ्रीज हो गया, जबकि लीका ने उसे क्यूरियसली देखा। सच में तुम फैमिली हेड का इलिजिटिमेट सोन हो? नरेटर की आवाज में बताया गया कि लीका टाइफैन एलरिगन एलडीआर फैमिली की इनहेरिटेंस कैंडिडेट अब जीक के सामने खड़ी थी। मैं क्यों झूठ बोलूं? जीक ने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया। रैंक्स की तरफ मुड़ते हुए, स्टेयरिंग बंद करो और अपना खाना खाओ। लीका और रैंगस दोनों चुप हो गए।
फिर लीका ने अचानक स्माइल किया। तुम वाकई इंटरेस्टिंग हो, उसने कहा और उसके बगल में बैठ गई। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे तहत सर्व करो? मैं तुम्हें अपना फॉलोअर बनाऊंगी। जीक ने बाव ब्राउज उठाया। इसका मतलब क्या है? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ ज्वाइन करो, मेरी एलाई बनो और मैं तुम्हारी बैकर बनूंगी। हर इलेजिटिमेट चाइल्ड को एलीज और इन्फ्लुएंस चाहिए ना। अपनी स्ट्रेंथ का यूज करो ताकि मैं नेक्स्ट फैमिली हेड बन सकूं, और जब मैं बन जाऊं मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगी। जीक ने बिना हिचकिचाए फ्लैटली कहा, नहीं। लीका ने फिर से फ्राउन किया। क्यों नहीं? ये मत बोलो कि तुम खुद फैमिली हेड बनना चाहते हो। ऑरा में हल्की क्रैकलिंग एनर्जी फ्लेयर हुई। जीक समझ गया कि वो 2 स्टार लेवल के करीब है। उसके एज के लिए काफी इंप्रेसिव था, फिर भी जीक शांत रहा। तुम सोचो और करो जो चाहो, लेकिन मुझे फैमिली हेड या टाइटल में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? लीका ने ठंडे अंदाज में पूछा। जीक ने अपनी नाइफ टेबल में स्टैब की। क्योंकि मुझे किसी के अंडर सर्व करने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे स्ट्रांगेस्ट हूं। कैफेटेरिया में साइलेंस छा गया। यहां तक कि लीका भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने क्या फील किया। रैंक्स तुरंत टेंशन कम करने के लिए बीच में आया और दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लीका टाइप की नहीं थी जो पीछे हटे। शर्म और गुस्से में उसने जीक को ड्यूअल के लिए चैलेंज करने का डिसीजन लिया। जीक को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बस खाना जारी रखा। कुछ ही देर बाद कैंपस में हंगामा फैल गया। वे कहाँ जा रहे हैं? एक स्टूडेंट ने पूछा। ट्रेनिंग ग्राउंड्स के लिए, दूसरे ने रिप्लाई किया। नेक्स्ट जनरेशन के बीच ड्यूअल होने वाला है। मास्टर लीका खुद लड़ रही है। क्या? मास्टर लिया टाइफान फैमिली से? किसी ने एक्सक्लेम किया। कौन इतना ब्रेव है उसे चैलेंज करने के लिए? जब वे ट्रेनिंग ग्राउंड्स पहुंचे, सभी आपस में फुसफुसाते हुए सोच रहे थे कि आखिर उसके सामने कौन खड़ा होगा। जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लीका वाकई ड्यूअल के लिए सीरियस है। तुम ठीक हो इस सब के लिए? रैंक्स नर्वस होकर पूछता है। तुम मास्टर लिया से लड़ने वाले हो? मास्टर कहो या कुछ भी, मुझे नहीं पता कौन है वो, जीक ब्लंटली रिप्लाई करता है। रैंक सही करता है। कम से कम रिस्पेक्ट दिखाओ, अब जब मैं जानता हूं कि तुम भी फैमिली हेड के बेटे हो। जो करना है करो, जीक कहता है। फिर भी रैंक समझाने की कोशिश करता है। अब सबसे जरूरी है कि तुम समझो कि तुम्हारे सामने कौन है। मास्टर लिया कोई आम इंसान नहीं है। वो लॉर्ड बाल्जा एलरेगन की बेटी है और टाइफाइन फैमिली का भी खून है, जो 4 ग्रेट फैमिली में से एक हैं जो एलरेगन्स को सपोर्ट करती हैं। वो प्रोडिजी है जिसने छोटी उम्र में टाइफाइन फैमिली की हेरिडेटरी लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड बेटनिक मास्टर कर ली थी। उसके पिता के अन्य बच्चों की तरह ही उसमें भी डरावना टैलेंट है। जीक से टिल्ट करके कहता है, मैंने सिर्फ इतना समझा कि वो फैमिली हेड की बेटी हैं, बाकी कुछ नहीं। रैंक्स आंखें फाड़कर देखता है। तुम ये सब कैसे नहीं जानते? जीक प्लेन और ग्रिन के साथ बोलता है। तुम मुझसे मत पूछो। अब जब मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो फाइट बस और मजेदार होगी। रैंक्स बस साई कर सकता है, वरीड कि चाहे जीक कितना भी स्ट्रांग हो, मास्टर लिया बिल्कुल अलग लेवल पर है। तुमने चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया? रैंक्स पूछता है। मैं कभी फाइट से नहीं भागता, जीक कहते हुए जवाब देता है, और लगता है मेरा चैलेंजर भी रेडी है। उसी पर लीका अपनी स्वॉर्ड फर्मली जमीन में प्लांट कर खड़ी होती है। उसकी ऑरा फ्लेयर करती है, हल्की लाइटनिंग क्रैकलिंग के साथ। तुम दोनों बात कर चुके हो? वो ठंडे अंदाज में पूछती है। जीक रिप्लाई करता है कि वो रेडी है। रैंक्स और शॉक में ट्रेम्बल करता हुआ तुरंत उनसे दूर भागता है, जीक को चेतावनी देते हुए कि लड़ाई में सावधान रहे। जीक फिर लीका की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो इतनी डिटर्मिन्ड क्यों है फाइट करने के लिए। लीका एक्सप्लेन करती है कि वो एलरेगन फैमिली की नेक्स्ट फैमिली हेड बनना चाहती है और इसके लिए उसे जीक को हराकर अपना सबॉर्डिनेट बनाना है। इसका मतलब क्या है? जीक पूछता है, सोचते हुए कि उसका उसके फैमिली हेड बनने के सपने से क्या कनेक्शन है। लीका सवाल करती है कि क्या उसे सच में उनके फैमिली की मौजूदा सिचुएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और क्या इसलिए वो इतना अनअवेयर है क्योंकि वो इलिजिटिमेट है। जीक सिंपली जवाब देता है कि उसे पता नहीं, उसकी नॉलेज लिमिटेड है। इसी कारण लीका एक्सप्लेन करने लगती है कि उनके बीच दोनों को मिलाकर कुल 5 कैंडिडेट्स हैं फैमिली हेड बनने के लिए। जीक को छोड़ के उसके सारे सिबलिंग्स 4 मेजर ब्रांच फैमिली से जुड़े हैं। फैमिली हेड का पोजीशन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रांचेस में कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन गया। इसी वजह से जीक के सिबलिंग्स ड्रैगन नेस्ट में पढ़ने गए हैं और अपने रिस्पेक्टिव फैमिली का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्योंकि सक्सेशन के लिए फाइट इंटेंस कंपटीशन में बदल गया है, लीका को स्ट्रांग एलाइज की जरूरत थी अपने बड़े भाइयों के खिलाफ। जीक जल्दी समझ गया कि ये एलरेगन फैमिली की 4 मेन ब्रांचेस के बीच पावर स्ट्रगल है। इससे समझना उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और उसने डिसाइड किया कि शायद वो इसे समझना भी नहीं चाहता। लीका फिर कहती है कि एक फैमिली हेड की कैंडिडेट होने के नाते उसे ना केवल अपनी नॉलेज और पावर बढ़ानी है, बल्कि स्ट्रांग फॉलोअर्स इकट्ठा करके अपनी इन्फ्लुएंस भी बढ़ानी है। बिना और बोले वो सीधे जीक की तरफ चार्ज करती है, डिक्लेयर करते हुए कि वो उसे अभी और वहीं हराकर अपना सबऑर्डिनेट बनाएगी। जीक ने आसानी से लीका के पावरफुल स्ट्राइक और उसके बाद आए अटैक की फ्लरी दोनों को डॉच कर दिया। फिर भी लीका ने उसे बचने नहीं दिया।
ऑन लोकस को यकीन ही नहीं हो रहा था जो वो देख रहे थे। उनकी मूवमेंट्स की स्पीड अनबिलीवेबल थी। लीका के स्ट्राइक उसके भारी ग्रेट स्वॉर्ड के बावजूद इतनी स्मूथ और रैपिड थी कि ऑलमोस्ट एफर्टलेस लग रही थी। जैसे ही उन्होंने सिबलिंग्स की फाइट देखी, क्राउड मरमर करने लगी। लीका के सोर्स पावर के उनके प्रिसाइज कंट्रोल की तारीफ करने लगी, नोट करते हुए कि उनके स्ट्राइक्स समय के साथ तेजी और ताकत में बढ़ रहे हैं। सब बस ट्रू डॉटर ऑफ द फैमिली के पावर को एडमायर कर सकते थे। कुछ तो कहने लगे कि फाइट का रिजल्ट पहले से ऑब्वियस है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि लीका खुद फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीक हर अटैक को कैसे डॉज कर रहा है, या क्यों लगता है जैसे वो बस उसके साथ खेल रहा है। रैंगस जो डिस्टेंस से देख रहा था अमेज्ड हो गया। उसकी अर्लियर वरीज फेड हो गईं जब उसने देखा जीक की काम मूवमेंट्स। जीक ने कहा कि लीका जिस मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है वो कुछ अलग ही है। उसने एडमिट किया कि उसकी मूवमेंट्स किसी ऑर्डिनरी 1 स्टार फाइटर से कहीं फास्टर हैं, लेकिन लीका इरिटेटेड होकर चिल्लाई कि वो बात करना बंद करे और फाइट पर फोकस करे। जीक ने अपना फिस्ट क्लेंच किया और कहा कि वो ऑलरेडी फोकस्ड है और इसी वजह से वो इतनी पावरफुल स्ट्राइक आसानी से अनलीश कर सकता है। उसका पंच सीधे लैंड हुआ और लीका तुरंत गैग कर गई। वो नीज पर गिर गई, अपनी स्वॉर्ड और स्टमक पकड़ती हुए पेन में। स्पेक्टेटर्स गैस्प्ड और विस्पर करने लगे, सोचते हुए कि जीक ने कैसे अवॉइड किया सभी अटैक्स, और ये मिस्टीरियस बॉय आखिर है कौन। जब लीका उठने की कोशिश कर रही थी, उसने पूछा कि उसकी कोई स्ट्राइक क्यों नहीं लगी। अन्य 1 स्टार फाइटर्स की तुलना में वो बहुत फास्ट थी। लॉजिकली जीक उसके साथ नहीं चल पाना चाहिए था। जीक ने एडमिट किया कि वो वास्तव में फास्टेस्ट 1 स्टार है जिसे उसने कभी देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो अभी भी सिर्फ 1 स्टार है। तुम भी 1 स्टार हो, लीका स्नैप किया, कहती हुई कि जीक उसकी स्पीड और मूवमेंट्स को मैच नहीं कर सकता। सिंपल रीजन है, जीक ने रिप्लाई किया। तुम्हारी ब्रीदिंग, आंखों की मूवमेंट, मसल्स की शिफ्ट मैं सब पढ़ सकता हूं। ये सब एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। डोंट मेक मी लाफ, लीका चिल्लाई अनदर फास्ट स्ट्राइक लॉन्च करते हुए, लेकिन जीक ने आसानी से फिर डॉज किया और कहा, जैसे अभी मैंने कहा, मैं तुम्हारे हर मूव को देख सकता हूं और पढ़ सकता हूं। अगले ही पल उसने एक और पावरफुल अटैक लॉन्च किया जो लीका को वॉल में वायलेंटली क्रैश कर दिया। स्पेक्टेटर शॉक में चिल्लाए, लीका सच में हारी। मास्टर जीक, ये अमेजिंग था, आपने मास्टर लीका को हरा दिया, रैंगर्स एक्साइटमेंट में शाउटेड, लेकिन जीक कामली कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ, उनकी फाइट अभी भी जारी है। धूल सेटल्ड होने के बाद लीका फिर से खड़ी हुई, ब्रूज्ड लेकिन डिफाइंड। जीक ने नोट किया कि उसने अपना सोर्स पावर कोर में फोकस किया, जिससे वो उसका अटैक एंड्योर कर सके बिना सीरियस डैमेज के। उसने हल्की मुस्कान दी और एडमिट किया कि लीका सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की है। इनफ, मास्टर ली, रैंक्स ने प्लीडेड, लेकिन जीक ने उसे पीछे हटने को कहा, वार्निंग देते हुए कि वो नेक्स्ट एक्सचेंज में फंस सकता है। जीक ने तुरंत महसूस किया कि लीका से एक जबरदस्त ओरा फ्लो हो रही है। उसने सोचा कि शायद उसने अभी अभी 2 स्टार लेवल अचीव किया है। स्पेक्टेटर्स ने भी ये नोटिस किया, और ये कोई गलतफहमी नहीं हो सकती थी। उसके बॉडी पर ग्लोइंग मार्क ये साबित कर रहा था कि वो सच में 2 स्टार बन चुकी थी। वाइट ओरा के साथ 2 स्टार लेवल वो स्टेज है जहां कोई अपने सोर्स पावर को मार्शल आर्ट्स में चैनल कर सकता है, उसे अपने बॉडी के बाहर भी मैनिफेस्ट कर सकता है। लीका ने जीक का धन्यवाद किया, कहकर कि उसके वजह से उसने एक्सपेक्टेड से जल्दी 2 स्टार लेवल अचीव कर लिया, लेकिन उसी वजह से उसने डिक्लेयर किया, अब तुम्हारे जीतने की कोई चांस नहीं बची। अपनी ब्लेजिंग ओरा के साथ उसने चार्ज किया जीक की ओर। उसका ग्रेट स्वॉर्ड रेडिएंट पावर से सराउंड था। जीक सिर्फ हंसा और जेन्युइनली थ्रिल्ड लग रहा था। तुमने सच में इंप्रूव किया है, उसने एक्साइटमेंट में कहा, और एक और रैपिड स्ट्राइक डॉज करते हुए, तुम्हारी स्पीड अब इनक्रेडिबल है। लेकिन उसकी एक्सप्रेशन अचानक बदल गई जब उसने अपनी चीक पर स्टिंग महसूस किया, एक शैलो कट। मैंने डॉज किया था ये अटैक, जीक ने इंटरनली सोचा। लीका ने स्मक किया और पूछा, क्या अब उसे फाइनली उनकी स्ट्रेंथ का अंतर दिख रहा है? ये मेरी ट्रू एबिलिटी है, उसने प्राउडली कहा। अब जब मैं फुल 2 स्टार बन चुकी हूं और अपनी ओरा पा चुकी हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी ट्रूथ, अंदर ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक की असली ताकत। ओ, तो मुझे देखने को मिलेगा एक मार्शल आर्ट जिसे मैंने कभी नहीं देखा, जीक ने एक्साइटमेंट में मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए ये फाइट का सबसे थ्रिलिंग और मजेदार पल बन रहा था। अचानक लीका ने लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक अनलीश की। लाइटनिंग फ्लैश के साथ उसकी स्वॉर्ड क्रैकलिंग विद ब्लाइंडिंग गोल्डन एनर्जी, और वो चार्ज करती है आगे। जीक इंस्टेंटली लाइटनिंग के स्टॉर्म में एनवेलप्ड हो गया। फोर्स्ड बैक होकर उसने चिल्लाया, वेट अ सेकंड, ये क्या टेक्निक थी? तुम लाइटनिंग को ऐसे मैनिपुलेट कैसे कर सकती हो? क्या ये स्पारिंग मैच के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? लीका ने स्मग किया, अपनी स्वॉर्ड जमीन में ड्राइव करते हुए, और गोल्डन लाइट के सर्च के साथ
तुम सरप्राइज लग रहे हो, उसने कामली कहा और एक और मूव समन किया। लाइटनिंग नेट। धरती से स्पार्क्स इरप्ट हुए, फॉर्मिंग अ ग्लोइंग वेब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो ज़ीक की ओर शूट हुए, लेकिन उसने नैरोली डॉज किया। लैंड करते हुए उसने इंटरनली मरमर्ड किया। लीका की स्ट्रेंथ ने काफ़ी ग्रोथ की है, उसकी स्ट्रेंथ अब पहले जैसी नहीं रही। इस रेट पर यह फाइट आसान नहीं होगी। ऑडियंस मरमर करने लगे, एस्टॉनिशमेंट छुपा नहीं पाए। जब से लीका 2 स्टार लेवल अचीव कर चुकी थी, बैटल का टाइट कंप्लीटली बदल गया था। रैंगर्स जो वॉचिंग कर रहा था एंशियसली वरीड होने लगा। ज़ीक ने नोटिस किया कि लीका की मूवमेंट्स अभी भी सिंपल हैं, कुछ नया नहीं उसके 1 स्टार सेल्फ के मुकाबले। लेकिन उसकी हर ब्लेड की स्विंग अब फार ग्रेटर फोर्स के साथ थी। उसकी लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक पावर से ओवरफ्लो कर रही थी और हर स्ट्राइक उसकी हर स्ट्राइक को एम्पलीफाई कर रही थी। ज़ीक को और सरप्राइज हुआ उसकी स्पीड से। लीका उससे फास्टर मूव कर रही थी और उसकी लाइटनिंग कुछ मैजिक लग रही थी। फिर भी वो कॉन्फिडेंट रहा, भले ही वो खुद को थंडर में क्लॉक कर ले। वो श्योर था कि काउंटर कर सकता है। फिर भी क्यूरियोसिटी फिल्ड हिम। ये पावर किस टाइप की थी? वो किस तरह की लाइटनिंग कमांड कर सकती थी? कंटिन्यूअस असॉल्ट्स को इवेड करते हुए उसने उसकी हर मूव स्टडी की, उसकी ऑरा और रिदम एनालाइज किया। लीका ने नोटिस किया कि ज़ीक कॉम स्माइल के साथ उसके अटैक से डांस कर रहा है। उसने फ्राउन किया, लेकिन अभी भी स्माइल के साथ। तुम ड्यूअल में होने के बावजूद बहुत रिलैक्स दिख रहे हो, उसने स्नीयर किया। लीका हंसकर बोली, चल देख लेते हैं ये एटीट्यूड कब तक चलता है। वो फिर बिजली जैसी स्पीड से आगे झपटी। उसकी तलवार लाइट से चमक उठी क्योंकि उसने स्विफ्ट थंडर चालू कर दिया। गोल्डन बिजली उसके पूरे शरीर पर नाच रही थी, लेकिन ज़ीक फिर भी आखिरी पल में साइड हट गया। ये तो सच में बिजली की स्पीड वाली है। वो सोच ही रहा था कि लीका ने बीच चार्ज में तलवार मोड़कर उसे हवा में उड़ा दिया। इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि पूरा मैदान धूल मिट्टी से भर गया। रेंगस घबराकर ज़ीक की तरफ भागने ही वाला था कि एक स्पेक्टर ने उसे रोक लिया, पर ज़ीक उधर खड़ा हो गया, कपड़े जले हुए, पर हौसला 0.0 गिरा नहीं। लेका फिर आई, इस बार भी एक और बिजली का वार, और फिर भी ज़ीक खड़ा रहा। लेका हक्का बक्का थी, ये अभी तक कैसे खड़ा है? रेंगस चिल्लाया, मास्टर लेका, बस करो, आपकी ताकत सबको दिख गई। लेकिन लेका ठंडी आवाज में बोली, समझ नहीं रहे हो रेंगस, बीच में लड़ाई रोकना ज़ीक का इंसल्ट है। मजबूर होकर रेंगस ने ज़ीक से गुहार लगाई, कृपया मास्टर ज़ीक सरेंडर कर दीजिए, काफी है। लेका ने हल्की हंसी में कहा, ये सही बोल रहा है, तेरी हालत देख के बोल रही हूं, सरेंडर कर ले, घुटने टेक दे और मेरी वफादारी की कसम खा ले, फिर मैं रुक जाऊंगी। पर ज़ीक बस हल्की मुस्कान में चुप रहा। लेका की आंखें सख्त हो गई, नाजायज सही, पर तू ड्रैगन खून वाला है, एटीट्यूड तो भरपूर है। उसने तलवार ऊपर उठाई, उसकी ऑरा जोर से फटने लगी, और फिर उसने अपना पहला सीक्रेट आर्ट बुलाया, हेवंस थंडर। ऊपर से सुनहरा आसमान बिजली से गरज उठा, जमीन तक टूटने लगी और गोल्डन थंडर बोल्ट एक के बाद एक ज़ीक पर बरसते चले गए। रेंगस डर के मारे चिल्लाया, उसका दोस्त पूरा धुएं और बिजली में लिपटा हुआ था। लेका ने तलवार जमीन में गाड़कर लंबी सांस ली और धीमे से बोली, माफ करना ज़ीक, यही अंत है। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, सच में? और अगले ही सेकंड गोल्डन बिजली का धमाका आसमान तक उठ गया। लेका अविश्वास में घूमी, असंभव, तेरे पास बिजली वाली ऑरा कैसे? ज़ीक गोल्डन आंख्स के साथ खड़ा मुस्कुराता हुआ बोला, तुम इसे लाइटनिंग ऑरा कहती हो? कैसे मिला? सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता। उसकी शांति ने भीड़ में सनसनी फैला दी। लेका फुसफुसाई, ये हो ही नहीं सकता। ज़ीक ने हल्की शरारती स्माइल में कहा, सच कहूं तो तुम्हें जानबूझकर हिट लेने दिए। तुम्हारी बिजली मुझे इंटरेस्टिंग लगी, कैसे बहती है, कैसे मूव करती है। मैं उसे ऑब्जर्व करता रहा और पता ही नहीं चला कब उसे यूज करना सीख गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसकी ड्रैगन किंग की सांस टेक्निक और लेका की बिजली की रेजोनेंस ने उसके अंदर गोल्डन एनर्जी जमा कर दी। शायद लेका खुद किसी रेयर टाइप की बॉडी लेकर पैदा हुई है और उसकी फैमिली शायद इसी बिजली वाली अफिनिटी की है। ज़ीक कॉन्फिडेंस में उसकी तरफ बढ़ा। सोचा नहीं था लाइटनिंग टाइप सोर्स पावर इतनी कमाल होगी। ये ड्यूअल तो मेरे लिए परफेक्ट ट्रेनिंग निकल आया। वो मुस्कुराया, थैंक्स टू यू लेका, मैं खुद 2 सितारा लेवल तक पहुंच गया हूं। गोल्डन बिजली फिर से भपकी और ज़ीक बोला, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, हम अब भी जीत सकते हैं, हारने का सीन नहीं है। लेका गुस्से में दहाड़ी और फिर से झपटी। उसकी ग्रेट स्वॉर्ड जोरदार चमक रही थी। एक और चमकदार वार हवा को चीरता हुआ आया, लेकिन ज़ीक ने आराम से साइड स्टेप किया और काउंटर की तैयारी की। पर जैसे ही वो मूव हुआ, वो अचानक गोल्डन फ्लैश में गायब हो गया और अरीना के दूसरे कोने में प्रकट हुआ। ये अभी क्या हुआ? वो बुदबुदाया। फिर उसे समझ आया, जब शरीर में इतना ज्यादा सोर्स पावर भरती है तो मसल्स और नसें सुपरचार्ज हो जाती हैं। ये नई बिजली वाली ऑरा ने मेरे शरीर की पूरी वायरिंग बदल दी है। इसी वजह से स्पीड कंट्रोल नहीं हो रहा। स्टैंड्स में रैंक्स तो पूरा शॉक था। उसकी आंखें उनकी मूवमेंट पकड़ ही नहीं पा रही थी। दोनों फाइटर्स अब गोल्डन लाइट और थंडर के धुंधले साए बन चुके थे। क्या मैं गलत सोच रहा हूं? या लेका ने काफी देर से एक भी वार नहीं लगाया? उसने खुद से कहा,
लेका तड़पकर चिल्लाई, मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो जी, यूज कर रहे हो क्या मुझे? ऐसा कुछ नहीं, जीक ने शांत टोन में कहा, पर मानना पड़ेगा, तुम सच में खतरा हो। इतना बोलकर जीक झटके से आगे बढ़ा और जबरदस्त किक मारी। लेका ने तलवार से ब्लॉक किया, लेकिन फिर भी वो पीछे फिसल गई। जीक सीधा खड़ा हुआ, हल्की स्माइल में बोला, मुझे लगता है अब इस लड़ाई को खत्म करने का टाइम आ गया। खत्म? लेका ने आंखें सिकोड़ते हुए दोहराया। हाँ, जीक बोला, काफी समय से एक नई टेक्निक बनाने का सोच रहा था और ये टाइम परफेक्ट लग रहा है। नई टेक्निक? अभी? इसी वक्त? लेका अविश्वास में घूरती रह गई। जीक ने सिर हिलाया। बिल्कुल। उसने एक सेकंड सोचा, फिर हल्का सा बुदबुदाया। इसे पहला रूप बुलाऊं या कोई स्पेशल रूप? लेका बिल्कुल कंफ्यूज थी। क्या इसे सही ट्रेनिंग भी मिली है? ये सीखा कहां से है? उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। तभी जीक बिजली की तरह उसके बिल्कुल पास प्रकट हुआ। उसके हाथ में गोल्डन लाइट उभर रही थी। ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स स्पेशल फॉर्म लाइटनिंग पीक। वो दहाड़ा, वार सीधा लेखा पर गिरा और उसे गोल्डन थंडरस्टॉर्म ने पूरी तरह जकड़ लिया। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। तलवार हाथ से गिर गई और वो घुटनों के बल जीक के सामने ढह गई। उसके आसपास अभी भी बिजली तड़क रही थी। पूरा अरीना सन्न रह गया। जीक जीत चुका था। जमीन पर बैठी लेखा ने कांपती सांस छोड़ी, फिर कोशिश करके खुद को उठाया। मन ही मन कड़वाहट में बोली, मैं हार कैसे गई? मैं अगली फैमिली हेड बनने वाली थी। मैं किसी से भी हार नहीं सकती, लेकिन अभी हार चुकी थी। जीक उसके पास आया, हाथ बढ़ाते हुए बोला, तुम कमाल की थी लेका, सच में बहुत स्ट्रांग। नई चीज सीखना हमेशा मजेदार होता है। ये लड़ाई वर्थ थी, उसने गर्मजशी से मुस्कुराकर कहा। और हां, ये हमारी आखिरी फाइट नहीं होनी चाहिए। अगली बार फिर टक्कर लेते हैं। लेका वहीं जम गई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। जीक का हाथ देखते हुए अनजाने में उसकी आंखों में खुशी की हल्की चमक आ गई। शायद पहली बार किसी के लिए एक छोटी सी प्रशंसा। जीक ने फिर कहा कि अगली लड़ाई जल्दी करनी चाहिए और अपनी कॉन्फिडेंस स्माइल में बोला कि उसे इंतजार रहेगा। लेखा थोड़ी शर्माते हुए भी हाथ आगे बढ़ा ही गई, मानते हुए कि वो आज सच में उससे हार चुकी है और ये हार उसने दिल से स्वीकार की। उधर कई घंटे बाद एक गहरी आयामी खाई में बालसा एल वैगन, लेखा और जीक के पिता और एल ड्रैगन परिवार के मौजूदा प्रमुख अजीब और जंगली दानवों से घिरे खड़े थे। जैसे ही वो जीव उन पर टूट पड़े, बालसा की आंखें तेज रोशनी में जल उठीं। उसकी ऑरा और ड्रैगन प्रेशर इतनी भारी थी कि उसने पल भर में हर दानव को जगह पर जड़ कर दिया। उसने तलवार निकाली और अपनी कला का पहला रूप बुलाया, ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स जेनेसिस। एक ही स्मूथ वार में बालसा ने अपने चारों तरफ मौजूद हर दानव को बीच से 2 टुकड़ों में चीर दिया। फिर तलवार मयान में डालते ही एल ड्रैगन परिवार के सैनिक आगे भागे, ताकि कोई दानव अगर उसके वार से बच भी गया हो तो उसे खत्म कर सके। बालसा खाई के चुओं की ओर मुड़ा, लेकिन उसके निकलने से पहले एक सैनिक ने आवाज दी कि उसके पास बेहद जरूरी खबर है। बालसा रुका, आधा चेहरा घुमाकर बोला, क्या बात है? सैनिक ने बताया कि लेडी लेका 2 सितारा स्तर तक पहुंच गई हैं। ये सुनते ही बालसा का कदम हवा में ही रुक गया। उसकी चमकती आंखें हल्की बगमगाईं और उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। तो इसमें बड़ा क्या है? घबराए हुए सैनिक ने बताया कि 7 साल की उम्र में 2 सितारा स्तर छू लेना बड़ी बात है और लेखा की प्रतिभा देखकर लगता है कि ड्रैग्स नेस्ट से निकलते निकलते वो 4 सितारा या शायद 5 सितारा स्तर तक पहुंच जाएंगी। बालसा ने बर्फ जैसी आवाज में कहा, प्रतिभा कुछ नहीं होती। अगली बार रिपोर्ट लाओ तो बताना कि वो हमारे किसी काम की कैसे बन सकती है। अगर यूं ही फालतू अपडेट लाओगे तो मेरी नजरों से दूर हो जाना। सैनिक चुप रहा और बालसा आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी सैनिक जल्दी से बोला कि लेखा हाल ही में एक स्पैर में हार गई हैं। बालसा रुका, आधा चेहरा घुमाकर बोला, अपने भाइयों में से किसी से हारी? नहीं स्वामी, वो हार गई अपने ही उम्र के एक लड़के से। स्वामी जीक से? जीक? बालसा ने बेहद धीमी आवाज में दोहराया। उस औरत का बेटा, एक साधारण सी नौकरानी की यादें उभरी। जीक की मां, जो लड़ाई में गजब थी पर बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी। बालसा ने सैनिक की तरफ पूरा मुड़कर सख्त आवाज में पूछा, मुझे बताओ किसने जीक को ट्रेन किया कि उसने 2 सितारा को हरा दिया? सैनिक ने डरते डरते कहा, किसी ने नहीं स्वामी। स्वामी जीक ने कभी औपचारिक ट्रेनिंग ली ही नहीं। उन्होंने लेडी लेका को अपनी खुद की ताकत से हराया है और वो भी 2 सितारा स्तर तक पहुंच गए हैं। समझ गया, बालसा ने सपाट स्वर में कहा, फिर पीठ फेरते हुए बोला, पहली परीक्षा शुरू करो। सैनिक घबरा गया, स्वामी माफ कीजिए, पर क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? छात्रों को कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। उनमें से ज्यादातर 1 सितारा भी नहीं पहुंचे। बालसा ने उसकी बात काट दी, मुझे परवाह नहीं। मौत कोई टाइमिंग नहीं देखती, कोई स्तर नहीं मानती, किसी की पसंद नहीं करती। सिर्फ वही जिएगा जो मजबूत हो। स्टार लेवल बेकार हैं अगर वे पहली परीक्षा में टिक ही न सकें। जो फेल होंगे वो एल ड्रैगन नाम के लायक नहीं। जी स्वामी। सैनिक तुरंत झुक गया। तभी बालसा ने और जोड़ा, और फ्रेकिया को बुलाओ, कहो तुरंत लौट आए। सैनिक की आंखें हैरानी से फैल गई। फ्रेकिया स्वामी, क्या आप वही फ्रेकिया की बात कर रहे हैं? बालसा ने सिर हिलाया। हाँ, अगर जीक लेका को सिर्फ अपनी ताकत से हरा सकता है तो वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। मैं चाहता हूं कि फ्रेकिया पहली परीक्षा खुद डिजाइन करे, खुद सुपरवाइज करे और हर प्रतिभागी पर पर्सनली नजर रखे। सैनिक गहराई से झुका। आप जैसा आदेश दें स्वामी।
बालसा कई सालों बाद बालसा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल उभर आई। बालसा के चेहरे पर एक दुर्लभ लगभग गर्म सा एक्सप्रेशन चमका और वो हल्की आवाज में बोला, वो सब में इंटरेस्टिंग है। अगले ही दिन रैंक्स नेस्ट में छात्र रैंक्स की गाइडेंस में अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग जारी रखे हुए थे, जबकि ज़ीक एक साइड में बैठकर अपनी ब्रीदिंग टेक्निक पर फोकस कर रहा था। दीवार के सहारे वॉल सीट में बैठा, सिर पर एक भारी चट्टान बैलेंस किए और दोनों हाथों में डंबल पकड़े। उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी सॉलिड थी कि रैंक्स और बाकी सब उसे चुपचाप देखते रह गए। आंखें बंद किए ज़ीक उसी टेक्निक पर सोच रहा था, स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स, जो 15वें प्रमुख परिवार ने बनाई थी। नाम भले ही कॉम्बैट आर्ट था, पर असल में ये एक बॉडी एनहांसमेंट मेथड थी, सिंपल, क्लीन और ऐसी कि छोटे छोटे कल्टीवेटर्स भी समझ सकें। तभी रैंक्स ने पुकारा, ज़ीक ट्रेन नहीं करोगे? ज़ीक ने एक आंख खोली। ट्रेन मतलब कॉम्बैट ट्रेनिंग। रैंक्स बोला, हम स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने तो वो सीख लिया, ज़ीक ने बिल्कुल कूल अंदाज में कहा। रैंक्स की आंख फट गई। क्या हमें तो आज सुबह ही सिखाया गया है, तू अभी से कैसे मास्टर कर सकता है? क्योंकि मैं हूं, ज़ीक मुस्कुराया, और इससे बड़ा मुद्दा ये कि तुम्हारी सोर्स पावर गलत दिशा में बह रही है। मेरी क्या? रैंक्स हक्का बक्का रह गया। ज़ीक ने सिर से वो भारी चट्टान उतारी और बोला, पीछे घूमो। फिर उसने अपना हाथ रैंक्स की पीठ पर रखा और अपनी ऑरा उसके शरीर में बहाकर उसकी एनर्जी फ्लो को सही दिशा दी। बस ऐसे सर्कुलेट होना चाहिए। ज़ीक बोला। रैंक्स पलटा और उसकी आंखों में सच्चा आभार था। तुमने सच में स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स मास्टर कर ली हैं। ये तो कमाल है। ज़ीक ने नकली नाराजगी में भौहें उठाई। मुझ पर शक कर रहे हो? कैसी दोस्ती है ये? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, रैंक्स ने घबरा कर कहा। बस मेरे पिता के अलावा आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं सिखाया, इसलिए मैं सब सीखना चाहता हूं। आप स्वामी जी तो पहले ही अपनी खुद की कला से लेडी लेका को हराने जितने शक्तिशाली हो। मुझे लगा स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स तुम्हारे लिए बहुत सिंपल और बोरिंग होंगी। बोरिंग नहीं, झीक बोला, मुझे इसकी स्थिरता पसंद है। ये मुझे अपनी ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स की याद दिलाती है। मेरे बच्चों को वो पसंद नहीं आई थी, उन्हें लगा बहुत मुश्किल और उलझी हुई है। असल में ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स सच में जटिल और डिमांडिंग थी, पर उसकी शक्ति समझ से बाहर थी। उसमें 4 मूल रूप थे और लेका से लड़ते वक्त झीक ने 5वां रूप खुद ही बना लिया था। और उससे भी आगे एक अंतिम सीक्रेट रूप था, एक खतरनाक और विनाशकारी शक्ति जिससे उसने अपनी पिछली जिंदगी में डिवाइन ड्रैगन को भी मार गिराया था। वो सोच रहा था कि उसके वंशजों ने उसकी अन्य तकनीकों को कैसे संभाला होगा, शायद उनमें बदलाव भी किया होगा। ये ख्याल उसे और ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। जो भी हो, झीक बोला, मैं स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स सीख चुका हूं। जो भी हो, झीक बोला, मैं स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स सीख चुका हूं। अब अपने फिजिकल ट्रेनिंग जारी रखूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराया। हर किसी के सीखने का तरीका अलग होता है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, रैंक्स अचानक चीख कर बोला, झीक प्लीज मुझे सिखाओ। पता है ये बेहुदा रिक्वेस्ट है, पर मैं थोड़ा भी मजबूत बनना चाहता हूं। झीक ने उसे कुछ सेकंड देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रैंक्स एकदम हक्का बक्का सा पल के झपका कर बोला, रुको, तुम सच में मुझे सिखाओगे? जिस पर झीक ने कंधा उचकाकर बड़ी कैजुअल टोन में कहा, हाँ बिल्कुल, इतना शौक क्यों दिख रहे हो? रैंक्स शर्माते हुए बोला, क्योंकि पूछा तो मैंने था, पर सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से हाँ बोल दोगे। झीक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, और हां, तुम सच में सिखाए जाने लायक हो। तभी लेया धीरे धीरे आती हुई बोली, झीक मुझे भी सिखाओ ना। रैंक्स चौंक गया, आप भी लेडी लेया? लेया ने बड़ी शांति से कहा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर उसने सीधा झीक की आंखों में देखते हुए कहा, सच कहूं तो मैं हमेशा समझती थी कि मेरी उम्र में कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। एलिगेंट फैमिली की अगली हेड बनने की कैंडिडेट हूं। तो अपने पावर पे ओवर कॉन्फिडेंट होना नॉर्मल था, पर कल की फाइट ने मेरी सारी प्राइड चकनाचूर कर दी। वो सांस लेकर बोली, अभी तक समझ नहीं आया कि तुमने बिजली जैसी ऑरा कैसे यूज कर ली और मुझसे भी बेहतर कैसे चला ली। झीक हल्का सा साय करते हुए बोला, तो अब ये भी मेरी गलती है, और खुद ही हंस पड़ा। लेया ने बिना डरे आगे कहा, मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूं, इतनी स्ट्रांग कि अपने बड़े भाइयों को भी हरा दूं, और तुम्हें भी झीक। इसलिए कृपया मुझे भी सिखाओ। झीक कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे अंदर ही अंदर सोच रहा हो। उसके खामोश रहने पर लेया ने धीरे पूछा, क्या तुम इसके लिए ठीक हो? रैंक्स ने भी सिर हिलाया। झीक भी तो फैमिली हेड की रेस में है, भले ही वो नाजायज बच्चा हो, पर बालसाइल रेगन उसका पिता है, तो टेक्निकली वो भी सक्सेसर है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। झीक ने एकदम शांत टोन में कहा, मुझे इससे दिक्कत नहीं है। असली सवाल यह है कि लया का शरीर ट्रेनिंग के लिए फिट है भी या नहीं।
कल वाली फाइट में तुम इतनी बुरी तरह लगी थी कि नॉर्मली 1 महीना तो आराम चाहिए होता। लेया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने हीलिंग पोशन ले लिया है, अब टेंशन मत लो। झीक और रैंग्स ने एक दूसरे को देखा। धीरे से फुसफुसाते हुए झीक बोला, क्या सच में इतनी तगड़ी दवा है ये? रैंग्स बोला, अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम वाली बेसिक पोशन की बात कर रहे हो तो नहीं, उससे इतना रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। पर लेया फैमिली हेड की बेटी है, उसने तो डेफिनेटली हाई ग्रेड पोशन लिया होगा। झीक हैरानी से हंसा। ये जमाना वाकई अलग लेवल का है। लेया ने भी माना कि बिना उस पोशन के तो वो 1 महीना बिस्तर से उठ ही नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, दृढ़ता। तो झीक, तुम मुझे भी ट्रेन करोगे ना? मुझे पता है तुम्हें भी ट्रेनिंग करनी है, पर मैं तुम्हारी गाइडेंस में स्ट्रांग बनना चाहती हूं। झीक ने तुरंत बिना सोचे कहा, मैं कभी भी ऐसे यंग लोगों को ना नहीं कहता जिनमें इतना जुनून होता है। इस जवाब से लेया और रैंगस दोनों शॉक हो गए। लेया बोली, पर तुम भी तो हमारी ही उम्र के हो। रैंग्स ने भी हंसते हुए कहा, हाँ भाई, हम सब लगभग बराबर हैं। झीक खुद भी हंस दिया और थोड़े चुल वाली टोन में बोला, तो सच में पक्का है ना, मुझे ही अपना इंस्ट्रक्टर बनाना चाहती हो? आखिर तुम्हें हराने वाला भी मैं ही हूं। लेया बिना डरे, बिना हिचकिचाए बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे अगली फैमिली हेड बनना है तो चूजी बनने का ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं। मुझे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, चाहे जो भी करना पड़े। ये सुनकर झीक को उनकी पहली मुलाकात याद आई, जब लेया ने अपने सपने की बात कही थी कि एक दिन वो परिवार की मुखिया बनेगी, और आज वही लड़की उसी सपने को सच करने के लिए उसकी ट्रेनिंग मांग रही थी। झीक ने सीधा पूछ लिया कि लेया इस गोल को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है, जिस पर लेया ने बिना एक सेकंड सोचे कड़वाहट भरी आवाज में कहा कि अगर वो फैमिली हेड नहीं बनी तो उसे बस एक पॉलिटिकल मैरिज का मोहरा बना दिया जाएगा। बेस्ट केस में तो शायद किसी कजिन से जबरदस्ती शादी करा दी जाएगी, और वर्स्ट केस में किसी ऐसे आदमी से बांध दी जाएगी जिसे वो जानती तक नहीं। झीक का चेहरा एकदम डार्क हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा साफ चमक गया, और उसने घुरते हुए पूछा कि मतलब ये सब? लेया ने कहा कि एल्ड्रेगन फैमिली अब सच में घिनौने लेवल की हरकतें करने लगी है, और ऐसे फालतू गंदे और बेकार रिवाजों को वो एक दिन जड़ से उखाड़ फेंकेगा। रैंक्स की रूह कांप गई, क्योंकि झीक से अचानक एक भयानक आभा फूटी जिसने हवा को ही भारी कर दिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और चाकू जैसी तेज हो गई जब उसने कहा कि एल्ड्रेगन फैमिली अब सच में घिनौने लेवल की हरकतें करने लगी है, और ऐसे फालतू गंदे और बेकार रिवाजों को वो एक दिन जड़ से उखाड़ फेंकेगा। झीक की मुट्ठियां कस चुकी थी कि तभी कई इंस्ट्रक्टर वहां पहुंच गए और सबका ध्यान उधर चला गया। लिया हैरान रह गई कि ये लोग अचानक क्यों आए, और झीक धीरे से बड़बड़ाया कि टाइमिंग सच में बदतर नहीं हो सकती थी। उसे डर था कहीं उन्होंने उसकी बात सुन ना ली हो। फिर उनके पीछे से आग जैसे लाल बालों वाली एक औरत बाहर आई। एक इंस्ट्रक्टर आगे बढ़कर बोला कि आज से इन सबको एक नया इंस्ट्रक्टर ट्रेन करेगा। भले वो कितनी भी बिजी हो, लेकिन फिर भी वो खुद यहां पढ़ाने आई है, इसलिए सबको इसका सम्मान करना चाहिए। लाल बालों वाली औरत जैसे ही लिया के पास पहुंची, उसने हाथ बढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम लेडी ले हो? लिया की रीढ़ में जैसे बिजली दौड़ गई और उसने खतरे की वाइब महसूस करते ही छलांग लगाकर पीछे हट गई। झीक तुरंत उसके आगे खड़ा हो गया, जबकि रिंगस डर के मारे झीक का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। लाल बालों वाली औरत ने हल्की स्माइल देकर कहा कि लिया की रिएक्शन स्पीड कमाल की है और उसकी ऑरा क्वालिटी भी काफी स्ट्रांग है। झीक की भौहें सिकुड़ी, क्योंकि वो अब तक उसकी उपस्थिति महसूस ही नहीं कर पाया था। रिंगस डरते डरते बोला, ये हैं कौन? इंस्ट्रक्टर ने एक झटके में ऐलान किया, लेडी फ्रेया, फ्रेया फ्यूकन ऑफ ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स। फ्रेया ने बहुत सभ्य मुस्कान के साथ सबको नमस्ते कहा और बोली कि उनसे मिलकर अच्छा लगा। फिर उसकी नजर सीधे झीक पर गई और बोली, क्या तुम लॉर्ड झीक हो? झीक ने हाँ कहा तो उसने पूछा, मेरी एंट्री से तुम्हें कोई सरप्राइजेस नहीं लगा? झीक ने एकदम शांत होकर कहा, तुम जो करोगी उसमें सरप्राइज क्या रखना। फ्रेया एक पल को रुक गई, क्योंकि झीक की आंखें हल्की चमकने लगी थीं, और उसने ठंडी दिलचस्पी से कहा कि उसका स्टेल्थ मूव काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रेया तुरंत समझ गई कि परिवार के मुखिया बालसा एल रायगन इस लड़के में क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। उधर झीक उसके हर मूव को स्कैन कर रहा था। उसे समझ आया कि उसका सोर्स पावर पूरी तरह लोअर बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और किसी अनोखे पैटर्न में बह रहा है। शायद इसी वजह से उसके कदमों की जरा भी आवाज नहीं आई। झीक की आंखों में हल्का एक्साइटमेंट चमक गया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो किस तरह की मार्शल आर्ट यूज करती है। तभी फ्रेया ने क्लास की कमान संभालते हुए कहा कि अब से वो उनकी नई इंस्ट्रक्टर होगी। बाकी छात्र कानाफूसी करने लगे, क्योंकि ये बात कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि लेडी फ्रेया, जो टपेस्ट विंड नाम से जानी जाती है और एल रायगन फैमिली की सबसे स्ट्रांग योद्धाओं में से एक है, वो यहां क्लास लेने क्यों आ गई।
दूसरे इंस्ट्रक्टर ने कंफर्म किया कि फ्रेया ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स की 6 स्टार प्रैक्टिशनर है, वो स्पेशल यूनिट जो सीधे परिवार के मुखिया के अंडर काम करती है। ये सुनकर सारे छात्र हैरान रह गए, क्योंकि इतने हाई रैंक की वॉरियर का उनकी छोटी सी एकेडमी में पढ़ाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हुई जैसी फील सबके अंदर एक साथ उठा, पर फिर भी सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, आखिर इतनी लेजेंड लेवल की वॉरियर यहाँ क्यों आई है? ये सुन फ्रेया हल्की सी स्माइल मारकर बोली कि हाँ वो सबको ट्रेन करेगी, बट एक कंडीशन पर, और वो ये कि सबको बस एक छोटा सा टेस्ट पास करना होगा। इतना बोलते ही सारे स्टूडेंट्स हक्का बक्का रह गए, लेकिन फ्रेया ने उन्हें चिल रहने को कहा क्योंकि टेस्ट बहुत सिंपल था। उन्हें बस वही क्रिस्टल जैसा एक क्रिस्टल लाना होगा जो उसके हाथ में था, और पूरा 1 महीना पॉइजन ड्रैगन माउंटेन में जिंदा रहना होगा। नाम सुनते ही रेंगस का चेहरा सूख गया और जीक के अंदर एक अजीब सी पुरानी याद ताज़ा हो गई, क्योंकि उस पहाड़ में इतनी जहरीली क्रीचर्स भरे पड़े थे कि एक पत्ते से भी ब्रश हो जाए तो आम इंसान तुरंत गया बाय हो जाता। जीक को याद आया कि वह अपनी पिछली लाइफ में वह इसी जगह को अपना पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड मानता था, पर फिर भी उसे लगा कि यह टेस्ट इन नन्हे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा ही क्रूर है। तभी फ्रेया ने रूल समझाए कि हर स्टूडेंट को एक क्रिस्टल ऑनर मिलेगा। अगर वो टूट गया या खो गया तो सीधा आउट, और जो आउट होगा उसे एल ड्रैगन परिवार के ड्रैग्स नेस्ट से भी एक्सपेल कर दिया जाएगा। उसने साफ कहा कि उन्हें जहर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस ड्रैग्स ब्रेथ ब्रीथिंग टेक्निक सही से चलानी होगी, और पकड़े रहो, सांस कंट्रोल रखो और जिंदा रहो। लियान ने पूछा कि जहर से हटकर वहाँ मॉन्स्टर्स भी तो हैं, जिस पर फ्रेया की आंखें शार्प हो गईं और वो बोली कि हाँ, उन मॉन्स्टर्स को खुद हराना पड़ेगा, क्योंकि खाने का कोई और सोर्स नहीं। हंट नहीं करोगे तो कुछ ही दिनों में खुद ही लॉग आउट हो जाओगे। ये सुनते ही सब दहशत में आ गए। रिंग्स तो बड़बड़ाने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, और सब ये सोच रहे थे कि उनका बेसिक कॉम्बैट मूव स्ट्राइक ड्रैगन क्या उन मॉन्स्टर्स को चुप भी पाएगा। तभी फ्रेया ने स्मर्क करते हुए कहा कि पैनिक मत करो, तुम्हारे पास तैयारी के लिए 5 दिन हैं। इन 5 दिनों में एल्डर ड्रैगन परिवार की लाइब्रेरी से तुम कोई भी बेसिक वेपन आर्ट चुनकर सीख सकते हो, और अगर तुमने इसे 5 दिन में मास्टर नहीं किया तो फिर जो भी माउंटेन में होगा उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेगी। एक स्टूडेंट ने डरते डरते पूछा कि अगर सिचुएशन बहुत डेंजरस हो गई तो क्या फ्रेया मदद करेगी? फ्रेया ने हल्की सी डांक हंसी के साथ कहा कि ये ड्रैग्स नेस्ट है, यहाँ सिर्फ स्ट्रांग चलते हैं। वीक लोग तो मॉन्स्टर्स के बगल में पॉइजन की खटिया पर आराम से सो जाएं तो बेहतर है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर पसीना बहने लगा। रिंग्स की तो लगभग रोने वाली हालत थी, जबकि लाइका शांति से डीप थॉट में चली गई। जीक भैंस सिकोड़कर सोचने लगा कि क्या यही वही एल ड्रैगन परिवार है जिसमें वो कभी हेड था, क्योंकि अब सब कुछ उसे बहुत बदला चौका महसूस हो रहा था। फ्रेया ने आखिर में कहा कि आज के लिए बस इतना। फिर उसने हर टाइप के वेपन की मार्शल आर्ट बुक्स बांटनी शुरू की और सबको कहा कि आगे आकर अपनी पसंद की टेक्निक चुन ले। भीड़ बढ़े लगते ही रेंगस कंफ्यूज कर गया कि उसे क्या लेना चाहिए। तभी जीक ने उसे याद दिलाया कि वो एंट्रेंस एग्जाम में भाला यूज करता था, इसलिए से उसे स्पीयर टेक्निक उठानी चाहिए। रेंगस ने तुरंत मान गया और थैंक यू बोला। लाइका ने कहा कि वो ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक लेगी क्योंकि उसे लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड की बेसिक फॉर्म्स आती हैं, लेकिन तभी जीक ने उसे रोककर बोला कि वो एक्स आर्ट्स ले। लाइका ने वजह पूछी तो जीक ने समझाया कि इससे उसकी करंट कमजोरियां कवर होंगी, और क्योंकि ये बात जीक ने कही थी, लाइका ने बिना बहस किए बस सिर हिलाकर मान लिया, क्योंकि समवेयर डीप डाउन वो उस पर पूरा ट्रस्ट करती थी। और उसी वाइब के साथ सबने मन में सोचा, वी स्टिल गॉट अ शॉट, लेट्स नॉट गिव अप नाउ। फ्रेया ने सबको देखा और पूछा कि क्या सबने अपनी अपनी किताब चुन ली है। जब सबने हाँ कहा तो उसने स्ट्रेट बोल दिया कि बचे हुए 5 दिनों का फुल यूज करो, क्योंकि तुम्हारी सर्वाइवल पूरी तरह इन्हीं टेक्निक्स पर टिकी है। अगर तुम इन्हें मास्टर नहीं कर पाए तो पॉइजन ड्रैगन माउंटेन में तुम्हारी हालत बहुत ही करुण तरीके से खत्म हो जाएगी। वो जाने ही वाली थी कि अचानक कुछ याद आया और पलटकर बोली कि टेस्ट के दौरान उनके सीनियर भी उनका क्रिस्टल ऑनर छीनने की कोशिश करेंगे। ये सुनते ही रेंगस हक्का रह गया और पूछ बैठा कि मतलब क्या। फ्रेया ने बताया कि उनके 10 साल वाले सीनियर भी यही टेस्ट देंगे, लेकिन उनका टास्क होगा कि वो जूनियर बैच से ऑनर छीने। हाँ, जूनियर की संख्या ज़्यादा है और माउंटेन बहुत बड़ा है, इसलिए हो सकता है टकराव से बच जाए, लेकिन फिर भी सीनियर उन्हें खोजने और अटैक करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर फ्रेया चली गई। रेंगस का चेहरा डर से सूख गया, पसीना टपक रहा था और वो घबराकर बोला कि अब क्या करेंगे। जहरीले मॉन्स्टर्स अलग और ऊपर से सीनियर्स भी उनके पीछे। लाइका ने गहरी भौं चढ़ाते हुए कहा कि हर ऊपर वाली क्लास का स्टूडेंट कम से कम 1 स्टार या उससे ऊपर होता है। अगर उन्होंने उसे घेर लिया तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, और बाकी क्लासमेट्स का भी हाल वैसा ही होगा। जीक में सिर हिलाकर मान लिया कि वो सही बोल रही है और बोला कि अगर लाइका अकेली नहीं लड़ सकती तो उसे 2 या 3 लोगों की टीम बना लेनी चाहिए, क्योंकि कॉपरेशन बैन नहीं है। टीम बनाकर मॉन्स्टर हंट करना और सीनियर से डिफेंड करना दोनों आसान होगा। रैंगस ने पूछा कि जीक क्या करने वाला है, तो उसने बहुत कैजुअल अंदाज में कहा कि वो तो सोलो जाने वाला है और पूरे एग्जाम को एंजॉय करना चाहता है। लाइका ने लंबी सांस लेकर कहा कि हाँ बिल्कुल उसी जैसा लगता भी है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले जीक ने कहा कि पहले कुछ खा लेते हैं।
चलते चलते लाइका ने रैंगस से पूछा कि क्या उसे नहीं लगता कि जीक कभी कभी अजीब सा होता है। रैंगस ने कंधे उचकाकर कहा, हाँ कभी कभी। 5 दिन बाद सब पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के सामने खड़े थे। डर और उम्मीद का मिक्स्ड वाइब हवा में तैर रहा था। फ्रेया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी थी और बोली कि आज का मौसम टेस्ट शुरू करने के लिए परफेक्ट है। रैंगा ने नर्वस होकर कहा कि एग्जाम सच में शुरू होने वाला है। ये जीक की इसकी प्लानिंग थी, लेकिन फिर भी उसे खुद पर शक था कि क्या वो लेडी लाइका की टीम में रहने लायक भी है, क्योंकि कई नोबल स्टूडेंट्स थे जिन्हें चुना जा सकता था और वो तो एक आम लड़का था जिसने अभी 1 स्टार भी हासिल नहीं किया। तभी पीछे से आवाज़ आई, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं रैंगस। और उसने मुड़कर देखा कि वो रेमंड और सेलीन थे। सेलीन जो ड्रैग्स नेस्ट की ईस्ट हॉल से थी बोली कि वो भी कॉमनर हैं और उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि लेडी लिया ने उसे टीम में चुना। रेमंड भी ईस्ट हॉल से था और लाइका की ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन लिया ने तुरंत साफ कर दिया कि उसे परवाह नहीं कि कोई नोबल है या कॉमनर। उसने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उसे उनकी क्षमता दिखी। ये सुनकर रैंगस कुछ पल चुप रहा, फिर अपने भाले को कसकर पकड़ते हुए बोला कि वो समझ गया और पूरी जान लगा देगा ताकि टीम पर बोझ ना बने। रेमंड ने भी तुरंत बोला कि वो लाइका की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए फुल पावर देगा। लाइका ने चमकते चेहरे के साथ कहा, मैं तुम सब पर भरोसा करती हूँ। फिर उसने जीक की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वो सच में अकेले ही ट्रायल देने जा रहा है। जीक ने बिना हिचक बोले, क्या उसे तो शुरू होने का इंतजार भी नहीं हो रहा। और उसी पल सबके अंदर एक ही वाइब दौड़ गई। सेलीन अब भी घबराई हुई थी और मान रही थी कि वो सच में जीक और लिया दोनों को बहुत एडमायर करती है। वो तो डर से कांप रही थी और उधर जीक इतना ब्रेव कि अकेले ही पॉइजन ड्रैगन माउंटेन का सामना करने निकल गया। रेमंड डटा कि ये तो नॉर्मल है क्योंकि उनके रगों में फैमिली हेड्स का खून बहता है, लेकिन लिया ने फटाक से उसे टोका और बोली कि उसे जीक से कंपेयर मत करो क्योंकि वो खुद भी नर्वस महसूस कर रही है। जीक ने थोड़ी हैरानी से पूछा कि तुम नर्वस हो? इसमें नर्वस होने जैसा क्या है? तुम्हें छोड़कर यहाँ तो सब काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन बाकी सब ने एक साथ बोल दिया कि डरने की ढेरों वजह हैं। लाइका ने फिर पूछा कि क्या जीक सच में सोचता है कि जिन स्टूडेंट्स को उसने चुना है वो स्किल्ड हैं? और जीक ने बिना रुके हाँ कर दी, मन में सोचते हुए कि लाइका ने सच में अकेडमी के सबसे पोटेंशियल वाले बच्चों को पकड़ लिया है। उसने उनकी अटैक और डिफेंस दोनों की तारीफ की और बोला कि ट्रायल इनके लिए ईजी होने वाला है। रैंगस ने पसीने की एक बूंद के साथ मुस्कुराकर कहा कि तुम हमेशा ही बहुत कॉन्फिडेंट हो जीक। तभी श्रेया ने चेक किया कि सब पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं या नहीं, और उसने नोटिस किया कि कई स्टूडेंट्स ने ग्रुप भी बना लिए थे क्योंकि वो अपने वेपन आर्ट्स में भी फुल मास्टर नहीं थे, इसलिए टीम बनाना गलत नहीं था। फ्रेया आगे आई और ऐलान किया कि ट्रायल शुरू होने ही वाला है। उनका टास्क साफ था, पूरे 1 महीना पॉइजन ड्रैगन माउंटेन में जिंदा रहना और अपने क्रिस्टल ऑनअप को बचाए रखना। अगर ऑनअप टूटा या गायब हुआ तो फेल, और चूंकि सारे ऑनअप एक जैसे हैं, अगर कोई खो देता है तो दूसरे से चुरा भी सकता है। ये सुनकर कई स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ गई, जबकि जीक समझ गया कि इसका मतलब है कि ऑनर लूटना भी रूल्स के अंदर है। फ्रेया ने बताया कि नए स्टूडेंट्स के सेट को जाने के बाद ऊपर वाले सीनियर्स भी अंदर जाएंगे और उनका टास्क होगा कि जूनियर्स के क्रिस्टल ऑनर चुरा लें। सीनियर्स ने नई बैच का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज्यादातर तो 1 स्टार तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें आराना और ऑनर लेना बहुत ईजी होगा। ये सुनकर जी के क्लासमेट्स के अंदर डर, उत्साह और बेचैनी सब एक साथ मिक्स हो गया। फ्रेया ने पूरी डिटेल समझाकर ट्रायल को ऑनली घोषित किया और सारे स्टूडेंट्स जान बचाने वाली स्पीड में पॉइजन ड्रैगन माउंटेन की तरफ भाग पड़े। उन्हें जाते देख जीक ने सुना कि लाइका ने कहा, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। जीक मुस्कुराया और बोला कि रहेगा तो वो, लेकिन तुम सब भी अपना ध्यान रखना। लाइका ने अपनी टीम को बुलाया और जीक ने जाते जाते उन्हें केयरफुल रहने को कहा। फ्रेया ने उसे देखते ही बोला, अब तुम्हारी बारी है जीक। जीक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि वो जरा बहक गया था। फ्रेया ने आंखें तिरछी करके पूछा, बहक गए? तुम्हें तनिक भी डर नहीं लग रहा? जीक ने बहुत शांत मुस्कान के साथ कहा, नहीं, और पहाड़ की ओर बढ़ गया। फ्रेया उससे जाते हुए देखती रही और मन में बोली कि ये लड़का सच में अजीब है, अच्छे वाले सेंस में अजीब। उसी रात पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के बाहर बने कैंप में एक इंस्ट्रक्टर ने फ्रेया से पूछा कि क्या नए स्टूडेंट्स 10 सच में ठीक रहेंगे। फ्रेया ने पूछा कि उसका मतलब क्या है, तो उसने कहा कि ये ट्रायल शुरुआती बच्चों के लिए थोड़ी जल्दी नहीं है। हवा में सन्नाटा था, लेकिन वाइब एक ही कह रही थी। एक और इंस्ट्रक्टर ने भी अग्री किया और कहा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स तो ड्रैग्स नेस्ट में बस कुछ ही महीने हुए हैं, कुछ ही ने 1 स्टार भी अचीव किया है और उनका रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस लगभग ना के बराबर है। उसने सोचा कि इनमें से कितने सच में सर्वाइव कर पाएंगे। फ्रेया ने उन्हें रिएश्योर किया और कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है। पॉइजन ड्रैगन माउंटेन जहरीले क्रीचर्स से भरा है, लेकिन ज्यादातर 1 या 2 स्टार के ही बीस्ट हैं जो किसी के लिए भी गंभीर खतरा नहीं पैदा कर सकते। और एक चेयरफुल स्माइल के साथ बोली कि स्टूडेंट्स फाइन करेंगे। फिर अपनी सांस फुसफुसाई कि जल्दी ही वो उस चीज को रिलीज करेगी। जब एक इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि क्या बोली, तो फ्रेया ने बस मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, और अनाउंस किया कि अब अपर क्लासमेन को ट्रायल का अपना हिस्सा शुरू करना है। बड़े स्टूडेंट्स तुरंत अपने वेपन्स लेकर माउंटेन की तरफ दौड़ पड़े।
उनकी आंखों में चमक थी और फ्रेया ने उन्हें जाते देख मरमट किया कि देखना है कितने सर्वाइव करेंगे। मैं रिजल्ट्स का इंतजार नहीं कर सकती। इसी बीच पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के अंदर अपर क्लासमैन आना शुरू कर चुके थे और उनमें से एक ने अपना पहला टारगेट देखा, कोई और नहीं, ज़ीक, जो अभी भी माउंटेन के फुट पर मोशनलेस खड़ा था। न्यूबीज तो पहले ही माउंटेन मेंटर हो चुके हैं, एक ने मॉक करते हुए कहा। ये लड़का स्टूपिड है या क्या? दूसरे ने अपनी क्रॉसबो उठाई और शूट करने की तैयारी की, लेकिन एरो ज़ीक तक पहुंचने से पहले ही उसने एफर्टलेसली मिड एयर में पकड़ लिया। अपर क्लासमैन डिसबिलीफ में रह गए। ज़ीक ने एरो आधा तोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन दूसरा चिल्लाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उसने एरो कैसे पकड़ ली? बिना एक सेकंड गवाए ज़ीक डैश किया। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से शार्प थीं और उसने स्मग के साथ कहा, चलो अब खेल शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड कर रहे हैं।